जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं अभिषेक कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एकेएस सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग क्रांति यूट्यूब बैच 2.0 के अंदर अपने प्रीलिम्स 2026 के सफर को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। और अगर आपको नहीं पता है कि ये क्रांति बैच किस प्रकार की क्रांति लाता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो इसका 2.0 वाला जो वर्जन है, यहां पर आपको हम अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा प्रीलिम्स 2026 की तैयारी करवा रहे हैं। पूरा मतलब पूरा, यानी कि हर सिलेबस की, पूरे प्रीलिम्स सिलेबस की हर एक यूनिट, हर एक कोना, हर एक शब्द, हर एक टॉपिक, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहीं YouTube चैनल पर ही पढ़ाई जा रही है। और दोस्तों, फिलहाल इस प्लेलिस्ट के अंदर, इस सीरीज के अंदर मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैंने आपको 9 लेक्चर पढ़ा दिए हैं। आज ये 10वां लेक्चर है और आज इस लेक्चर में फंडामेंटल राइट्स समाप्त हो जाएगा। और अंदर से एक संतुष्टि आती है कि एक टीचर का जो फर्ज होता है वो हम पूरी तरीके से निभा पा रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि हम बस एक पीपीटी बना के लाए और उस पर धड़ 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 सब कुछ शॉर्ट में 1-2 लेक्चर में फंडामेंटल राइट्स खत्म करवा दिए। हमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। हमने उतनी ही कड़ी मेहनत करी है जितनी हम अपने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में या अपने ऑनलाइन कोर्सेज में करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं कोई चीज़ आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं तो उसमें मेरी फितरत तो नहीं बदलेगी ना। मेरा जो एक्सप्लेनेशन का तरीका है, एक्सप्लेनेशन का तरीका सेम रहेगा, डेप्थ सेम रहेगी, क्वालिटी सेम रहेगी। क्योंकि आपको पता है अपना लक्ष्य एक ही है। लक्ष्य एक ही है, क्या? एग्जाम में क्वेश्चन फंसाना, कि मैं जो आपको पढ़ा दूं उसको मैं एग्जाम में फंसा दूं, बस मेरा काम हो जाए और आपका एग्जाम निकल जाए। तो आइए दोस्तों, आज के इस लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं। बस हमेशा के लिए हमेशा की तरह दरखास्त मेरी इतनी सी रहती है आपसे कि जैसे कि ये लेक्चर नंबर 10 है, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इससे पहले के जितने भी 9 लेक्चर्स हैं, कृपया करके आप उनको देखकर जो है बैठिएगा, तभी आपको आगे के लेक्चर्स को देखने का मजा आता है। तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में जब हमारी मुलाकात हुई थी तो मैंने आपको आर्टिकल 30 तक जो है पढ़ा दिया था और आर्टिकल 31 के बारे में यह समझा दिया था कि आर्टिकल 31 जो कि राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, उसे हटा दिया गया था और उसे आर्टिकल 300A के तहत एक कानूनी अधिकार, एक लीगल राइट का दर्जा दे दिया गया था। तो इसीलिए जब मैंने आपको आर्टिकल 30 पढ़ा दिया, तो 30 पढ़ाने के बाद आज मैंने डायरेक्ट यहां पर आर्टिकल 32 क्यों ओपन किया हुआ है? क्योंकि आर्टिकल 31 तो डिलीट हो चुका है। तो और आर्टिकल 31 डिलीट हुआ है, लेकिन उसकी जगह कितने आर्टिकल्स आए? मैंने कल पढ़ाया था आपको 31A, 31B, 31C। तो वो 3 जो है ना, 31A, 31B, 31C, वो मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा। जब मैं 32 पढ़ा दूंगा, 33 पढ़ा दूंगा, 34 पढ़ा दूंगा, 35 पढ़ा दूंगा, उसके बाद फिर वो ABC वाले पढ़ाएंगे। ठीक है? तो आइए दोस्तों, आर्टिकल 32 की जब हम लोग बात करते हैं तो आर्टिकल 32 क्या कहता है, मेरी एक बात यहां पर आप ध्यान से जो है समझ लीजिएगा। आर्टिकल 32 के लिए मैं कुछ ऐसा कहना चाहूंगा कि आपको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठीक है? जितने भी फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, सॉरी मैं इसको थोड़ा क्लियर लिख देता हूं यहां पर, कि आपको अरे यार, ये क्या हो रहा है? दो तरफा क्यों चल रहा है? जितने भी फंडामेंटल राइट्स, जितने भी मौलिक अधिकार मिलते हैं, जितने भी मौलिक अधिकार मिलते हैं, वो किसी काम के नहीं, वो किसी काम के नहीं, वो किसी काम के नहीं अगर आर्टिकल 32 ना हो। वो किसी काम के नहीं अगर आर्टिकल क्या ना हो? अगर आर्टिकल 32 ना हो। अब आप समझिए, आर्टिकल 32 को नाम क्या दिया गया है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचार का अधिकार। यहां पर उपचार की बात हो रही है, रेमेडीज की बात हो रही है। उपचार, रेमेडीज तो तब यूज किया जाता है जब हमें कोई चोट लग गई हो, तभी उपचार किया जाता है उस चीज का। तो सुनिएगा, अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट तोड़ दिया जाता है ना, आपके फंडामेंटल राइट क्या 12 में लिखा हुआ है? आर्टिकल 12 में क्या फंडामेंटल राइट है? नहीं। आर्टिकल 13 में क्या फंडामेंटल राइट लिखा हुआ है? नहीं। कायदे से फंडामेंटल राइट कहां से शुरू होते हैं हमारे? आर्टिकल 14 से लेकर आपके आर्टिकल
30 तक जो है आपके फंडामेंटल राइट्स जो है शामिल होते हैं। इन आर्टिकल्स के दरमियान जो है क्या लिखा हुआ है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिखा हुआ है। क्योंकि अनुच्छेद 12 और 13 में क्या बातें थी, खास बातें थी, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, वापस उनको रिपीट नहीं करेंगे। तो इन आर्टिकल्स के अंदर जितने भी फंडामेंटल राइट लिखे हैं, अगर मेरे इन मौलिक अधिकारों का कोई हनन कर देता है, मेरे इन मौलिक अधिकारों को अगर कोई इनका वायलेशन कर देता है, इनको तोड़ देता है, इनका हनन कर देता है, तो मुझे चोट लगेगी। और जब मुझे चोट लगेगी तो मैं आर्टिकल 32 का यूज करके अपनी चोट का उपचार करूंगा, उसका इलाज करूंगा, और यही आर्टिकल 32 का काम है। तो मैं आपको एक स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं, जो मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है, इसे आप अपने रजिस्टर में जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। और उसके बाद जो मैं आपको लिखवा रहा हूं उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 30 तक लिखिए। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 30 तक, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 30 तक जितने भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जितने भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 30 तक जितने भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जितने भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं, अगर उनमें से किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, अगर उनमें से किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है, अगर उनमें से किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो आर्टिकल 32 का उपयोग करके, तो आर्टिकल 32 का उपयोग करके, तो आर्टिकल 32 का उपयोग करके हम उपचार मांग सकते हैं, यानी कि हम रेमेडीज डिमांड कर सकते हैं। हम उपचार मांग सकते हैं, हम रेमेडीज डिमांड कर सकते हैं, और ये उपचार मांगना, ये रेमेडीज डिमांड करना हमारा अधिकार है, हमारा राइट है। ठीक है। तो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 30 के दरमियान जितने भी फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं, अगर उन फंडामेंटल राइट्स का कोई वायलेशन कर देता है, उन मौलिक अधिकारों का कोई हनन कर देता है, तो हमें आर्टिकल 32 के तहत यह अधिकार दिया गया है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को जो तोड़ा गया है, तो हम उनके उपचार के लिए, उनकी रेमेडी के लिए हम मांग कर सकते हैं। और ये उपचार की जो मांग है, ये अधिकार हमको कहां से प्राप्त हो रहा है? आर्टिकल 32 से प्राप्त हो रहा है। इतनी बात दोस्तों आप सभी को क्लियर हो गई? तो बिल्कुल वही बात हो गई, मैंने आपसे कह दिया कि तुमको बड़ी से बड़ी बीमारी हो, उसका इलाज मेरे पास है। आपने कहा अरे यार ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब सच में जब आप इलाज के लिए गए तो आपने देखा कि वहां पर तो कोई डॉक्टर ही नहीं है जो आपका इलाज कर सके। मैं कह रहा हूं इलाज तो है, बस डॉक्टर नहीं है। तो आप बताइए मेरी इस बात का कोई सेंस बना? उसी तरह से फंडामेंटल राइट तो है, लेकिन अगर कोई तोड़ दिया तुम्हारा फंडामेंटल राइट तो उसका इलाज कुछ नहीं हो सकता। तो फिर क्या फायदा फंडामेंटल राइट का? तुम मुझे हजारों फंडामेंटल राइट्स पकड़ा दो, कोई भी उनको तोड़ के चला जाएगा, तो मैं कहां जाऊंगा? उपचार का तो तुमने कोई तरीका दिया नहीं है। तो बिल्कुल वैसी ही बात हो जाएगी। तो इसलिए आर्टिकल 32 बहुत जरूरी है, क्योंकि आर्टिकल 32 वो डॉक्टर है जो हमारे उपचार को संभव करेगा। ठीक है। अच्छा, यही दोस्तों कारण था कि डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को, आर्टिकल 32 चूंकि ये इतना कीमती है, इसको संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, यानी कि हार्ट एंड सोल। ये आपके प्रीलिम्स में जो है आ जाता है, तो ये आपको रट्टा जो है मार लेना है। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने कहा था आर्टिकल 32 को, क्योंकि ये कीमती ही इतना ज्यादा होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको और यहां पर क्या देखने को मिलता है? क्या देखने को मिलता है? आपको सबसे बड़ी चीज दोस्तों क्या देखने को मिलती है? मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना। यहां पर आपको उच्चतम न्यायालय दिख रहा है, सर्वोच्च न्यायालय जिसे आप बोलते हो, सुप्रीम कोर्ट। तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं? आर्टिकल 32 का उपयोग करके, आर्टिकल 32 का यूज करके कोई व्यक्ति, आर्टिकल 32 का यूज करके कोई व्यक्ति, कोई इंडिविजुअल डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है।
बिना अपील वाले रास्ते के, बिना अपील वाले रास्ते के, बिना अपील वाले रास्ते के। जनरली आपने देखा होगा कि अगर हमको सुप्रीम कोर्ट जाना है तो सबसे पहले हम लोग अधीनस्थ न्यायालय में सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाते हैं, वहां से फिर अपील डालते हैं, हम हाई कोर्ट में जाते हैं, फिर हाई कोर्ट से अपील डालते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। लेकिन आर्टिकल 32 इतनी ज्यादा शक्ति हमको देता है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो हम आर्टिकल 32 का उपयोग करके सीधे कहां जा सकते हैं, सीधे सीधे हम लोग कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हमें कोई अपील वाले रास्ते का वेट नहीं करना है ना। सबसे बड़ी खास बात ये। अच्छा, अब यहां पर ये फैक्ट आपने लिख लिया, बहुत कीमती फैक्ट था ये। उसके बाद यहां पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से हिरासत में रखा गया है तो ये उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो आर्टिकल 32 का उपयोग करके सीधे कहां जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है और वहां पर सुप्रीम कोर्ट को बोलकर रिट जारी करवा सकता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि रिट क्या होता है और ये सब हैबियस कॉर्पस वगैरह ये सब क्या होता है बस, लेकिन परंतु मुझे आपको यही बताना था कि वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इतनी चीज क्लियर हुई। अच्छा, अब मेरी यहां पर एक आप बात सुन लो, यहां पर आप हमारी एक बात सुन लीजिए, जिसके लिए हमें आपको व्हाइट बोर्ड की ओर जो है तो दोस्तों लेके आना पड़ेगा। तो यहां पर मैं आपको कुछ समझाने का प्रयास करूंगा, आप लोग देखिएगा। आर्टिकल 32 का यूज करके, आर्टिकल 32 का यूज करके कौन सी कोर्ट में जाया जा सकता है, आर्टिकल 32 का यूज करके कौन सी कोर्ट में, कौन सी कोर्ट में जाया जा सकता है, आर्टिकल 32 का यूज करके कौन सी कोर्ट में जाया जा सकता है। तो इसके दोस्तों दो आंसर हैं, इसके दो आंसर है। अब आप कहोगे सर दो आंसर का है को, अभी तो आपने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सुन लीजिए, अभी आपको पता चल जाएगा। तो पहले आप कहां जा सकते हो, पहले आप जा सकते हो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपके पास कहां जाने का है, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो। आप सुप्रीम कोर्ट भी दोस्तों जा सकते हैं और आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। बस यहां पर खास बात क्या है, बस यहां पर खास बात क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए हाई कोर्ट से गुजर के आना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है। हाई कोर्ट से गुजर के, हाई कोर्ट से गुजर के आना होगा, ये अनिवार्य नहीं है, ये अनिवार्य नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट जा सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट जा सकते हो, आप डायरेक्ट जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट। इतनी बात दोस्तों आप सभी को क्लियर हुई। कितनी बड़ी बात है कि नहीं, कितनी बड़ी पावर है अपने आप में। लेकिन दोस्तों एक शर्त है, लेकिन एक शर्त है, एक कंडीशन है, एक शर्त है, एक कंडीशन है कि अगर तुम आर्टिकल 32 का उपयोग करके सीधे सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो तो एक बात वहां पर होनी चाहिए कि सच में जो केस तुम लेके जा रहे हो उस केस में सच में तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होना चाहिए, उस केस में तुम्हारे मौलिक अधिकारों का हनन होना अनिवार्य एक शर्त है। क्योंकि अन्यथा सुप्रीम कोर्ट आपसे पूछेगी कि क्यों लगाया फोन, तुम्हारा क्या नाम है, हमसे क्या काम है,
तो ये सब बातें जब सुप्रीम कोर्ट आपसे पूछेगी तो आपको बताना पड़ेगा कि हम इसीलिए यहां पर आए हैं क्योंकि सीधे सीधे हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, तभी हम आर्टिकल 32 का उपयोग करके आए हैं। और अगर ऐसा पाया गया कि आपके केस में आर्टिकल मतलब कि आपका जो केस है उसमें मौलिक अधिकारों का हनन हो ही नहीं रहा, तो फिर आपको सुप्रीम कोर्ट से उल्टे पांव वापस लौटा दिया जाएगा। तो जो शर्त यहां पर दोस्तों पूरी होनी चाहिए, जो शर्त यहां पर पूरी होनी चाहिए वो क्या है कि मौलिक अधिकारों का हनन होना चाहिए। मौलिक अधिकारों का हनन होना अनिवार्य है। मौलिक अधिकारों का हनन यानी कि वायलेशन वाला केस होना चाहिए। कैसा केस होना चाहिए? ऐसा केस होना चाहिए जिसमें मौलिक अधिकारों का हनन हुआ हो, क्योंकि जब तुम्हारे मौलिक अधिकारों का वायलेशन हुआ ही नहीं है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों मुंह उठा के चले गए? कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं दोस्तों हाई कोर्ट वाले पर। ठीक है, हाई कोर्ट वाले पे आ जाते हैं। तो यहां पर मैं आपसे क्या लिख रहा हूं, थोड़ी शुरुआत यहां से कर लेता हूं, ठीक है, जगह मिल जाएगी। ये जरूरी नहीं कि आर्टिकल 32 का उपयोग करके, सीधा सुप्रीम कोर्ट ही जाना होगा। यह जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर व्यक्ति चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट की जगह हाई कोर्ट भी जा सकता है। इतनी बात दोस्तों क्लियर हो गई। तो यहां से आप एक स्टेटमेंट में आपको सिखा देता हूं जो आपसे प्रीलिम्स में पूछ के वो आपको फंसा सकता है, ठीक है। समझना मेरी बात कि आर्टिकल 32 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट के पास जाना, यह किस बात को दर्शाता है? यह सुप्रीम कोर्ट के बारे में इस बात को दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट की पावर फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में ओरिजिनल तो है परंतु एक्सक्लूसिव नहीं है। मैंने क्या बोला आप लोगों को? मैंने क्या बोला दोस्तों आप लोगों को कि सुप्रीम कोर्ट की पावर क्या है? ओरिजिनल है परंतु एक्सक्लूसिव नहीं है। ओरिजिनल को दोस्तों हम लोग बोलते हैं मूल। ओरिजिनल को हिंदी में क्या बोलते हैं? मूल। और एक्सक्लूसिव को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अनन्य। तो क्या कहा? सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्ति है वो मूल तो है परंतु अनन्य नहीं है। इसका मतलब समझे आप? समझो, आर्टिकल 32 के तहत अगर सच में मेरा मामला फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन से संबंधित है तो मैं सुप्रीम कोर्ट में सीधे सीधे जा सकता हूं। तो यह सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल पावर को दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनली पहली दफा में ही उस फंडामेंटल राइट के वायलेशन वाले केस को उठा सकती है बिना कोई अपील वपील के रास्ते के। तो यह सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल पावर को दर्शा रहा है, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी अपील के माध्यम से सीधे सीधे डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से उस फंडामेंटल राइट के वायलेशन वाले केस को अपने पास उठा लिया। तो यह सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल अर्थात मूल शक्ति को दर्शाता है। आप चाहो तो इसको वापस से रिवाइंड में सुन के इसको लिख लेना।
परंतु सुप्रीम कोर्ट की शक्ति एक्सक्लूसिव नहीं है, अर्थात अनन्य नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे एक बात बताओ, क्या व्यक्ति आर्टिकल 32 का उपयोग करके सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ही पास जा सकता है क्या? अगर वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता होता तो हम कहते कि जी हां, एक्सक्लूसिव पावर भी है, अनन्य शक्ति भी है। परंतु यहां तो व्यक्ति के पास विकल्प है, वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, वो चाहे तो हाई कोर्ट जा सकता है। ये थोड़ी ना एक्सक्लूसिवनेस होती है। एक्सक्लूसिव का मतलब तो ये होता है कि तुम केवल यहीं जा सकते हो, लेकिन व्यक्ति के पास तो दोनों जगह जाने के ऑप्शन है। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है वो ओरिजिनल तो है, परंतु एक्सक्लूसिव नहीं है, अनन्य नहीं है। क्यों एक्सक्लूसिव नहीं है दोस्तों, क्यों अनन्य नहीं है? क्योंकि व्यक्ति के पास विकल्प है कि वो आर्टिकल 32 का उपयोग करके या तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा और या फिर हाई कोर्ट के पास भी वो जा सकता है। तो जहां या शब्द लग गया तो वहां एक्सक्लूसिवनेस, अनन्यता तो वैसे ही क्या हो गई, खत्म हो गई। इतनी बात क्लियर हो गई दोस्तों, पक्का ओरिजिनल है क्योंकि पहली दफा में बिना अपील के सुप्रीम कोर्ट उस केस को उठा पा रही है। एक्सक्लूसिव क्यों नहीं है? क्योंकि व्यक्ति के पास दोनों विकल्प हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या फिर हाई कोर्ट जा सकता है। इतनी बात दोस्तों क्लियर हो गई। अच्छा, अब एक बात मेरी सुनना, वो किस संबंध में है? वो रिट के संबंध में है ना। वो किसके संबंध में है? वो रिट के संबंध में। तो ये समझ लो, रिट क्या होती है, रिट क्या होती है और इसे कौन कौन जारी कर सकता है। रिट क्या होती है और इसे कौन कौन जारी कर सकता है। तो दोस्तों रिट क्या है? रिट एक तरीके का आदेश है जो अदालतें देती हैं दूसरे लोगों को ताकि वो उन लोगों से काम करवा सकें। सिंपल आपने समझा। पहले हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। तो हमने यहां पर क्या लिखा, ये सिंपल शब्दों में लिख रहे हैं ना, इन सिंपल वर्ड्स यानी कि सरल शब्दों में रिट एक तरह का आदेश है। रिट क्या है? रिट एक तरह का आदेश है जो अदालतें देती हैं, कोर्ट्स देती हैं ताकि वो दूसरी अथॉरिटीज मतलब दूसरे प्राधिकरण से जो है काम करवा सकें, ताकि वो दूसरी अथॉरिटीज से, दूसरे प्राधिकरण से काम करवा सकें। इस सिंपल चीज को याद रखोगे तो कभी जीवन में आप नहीं भूलोगे कि जो रिट होती है वो दोस्तों क्या होती है। ठीक है। अच्छा, अब मुद्दा ये आता है कि रिट जारी कौन कौन कर सकता है ना, कौन कौन रिट जारी कर सकता है, कौन कौन रिट जारी कर सकता है। तो हमारे देश में दोस्तों 3 प्रकार की अदालतें होती हैं। आइए सबसे पहले हम उनका नाम लिख लें। सबसे पहले होती है सर्वोच्च न्यायालय, फिर होता है उच्च न्यायालय और फिर होता है अधीनस्थ न्यायालय। जो आपकी जिला कोर्ट वगैरह होती है ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वो सब अधीनस्थ न्यायालय की कैटेगरी में आती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकती है कौन से आर्टिकल का उपयोग करके? आर्टिकल 32 का उपयोग करके। कौन से आर्टिकल का उपयोग करके? आर्टिकल 32 का उपयोग करके। वहीं दूसरी ओर
अगर मैं बात कर लूं क्या हाई कोर्ट रिट जारी कर सकती है, तो हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकती है, हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकती है। हाई कोर्ट रिट जारी कर सकती है तो साहब कौन से आर्टिकल का उपयोग करके? आर्टिकल 226 का उपयोग करके। फिर मुद्दा आता है कि सर ये जो लोअर लेवल पे जो कोर्ट्स होते हैं, जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, क्या ये भी रिट जारी कर सकते हैं? जी हां, ये भी रिट जारी कर सकते हैं, ये भी रिट जारी कर सकते हैं, ये भी रिट जारी कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ तभी जब पार्लियामेंट इनको ये अधिकार दे, लेकिन सिर्फ तभी जब संसद इनको ये अधिकार दे, जब पार्लियामेंट इनको ये अधिकार दे। तो इससे आपने एक नया फैक्ट भी सीख लिया कि पार्लियामेंट को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को तो मिली हुई है आर्टिकल 32 और 226 के तहत रिट इशू करने की पावर, लेकिन जो बचे हुए जो अदालत हैं, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, क्या ये रिट जारी कर सकते हैं? तो ये भी बेशक रिट जारी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब पार्लियामेंट इनको ये अधिकार दे। तो पार्लियामेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा जो अदालतें हैं उनको भी रिट इशू करने की पावर दे सकती है, अगर पार्लियामेंट इसके लिए कोई कानून, कोई एक्ट बना देती है तो। इतना क्लियर हुआ? तो ये भी फैक्ट दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप समझिए, कहते हैं दोस्तों कि जो हाई कोर्ट की रिट जारी करने की जो पावर होती है वो सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा होती है, लेकिन इसको गलत मत समझना। सुप्रीम कोर्ट की जो रिट की शक्ति होती है वो पूरे इंडिया में लागू होती है। सुप्रीम कोर्ट की, समझ लेना मेरी इस बात को, कि सुप्रीम कोर्ट की जो रिट की शक्ति होती है वो पूरे इंडिया में लागू होती है। मतलब जो इसका क्षेत्र अधिकार होता है, जो ज्यूरिसडिक्शन होता है, वो संपूर्ण भारत होता है। लेकिन यहां पर जो हाई कोर्ट रिट जारी करती है, इसका जो क्षेत्र अधिकार, इसका जो ज्यूरिसडिक्शन होता है, वो कहां तक सीमित होता है? सिर्फ अपने स्टेट तक सीमित होता है। जिस स्टेट की वो हाई कोर्ट है, सिर्फ वहीं तक, सिर्फ अपने स्टेट तक उसका अधिकार जो है काम करता है हाई कोर्ट की रिट का। लेकिन फिर भी क्यों कहा जाता है कि हाई कोर्ट की जो रिट है उसका जो दायरा है वो ज्यादा बड़ा है? उसका कारण है दोस्तों, समझना। सुप्रीम कोर्ट रिट केवल तभी जारी कर सकती है जब वो मुद्दा फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन का केस हो। लेकिन जो हाई कोर्ट होती है वो फंडामेंटल राइट के मुद्दों के अलावा जो नॉर्मल ऑर्डिनरी जो कानून होते हैं किसी भी प्रकार के, उस जगह भी वो रिट जारी कर सकती है। समझ में आई बात आपको कि सुप्रीम कोर्ट रिट केवल कहां जारी कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट रिट केवल, ये लिखना है आपको अच्छे से बना के, या आपको लिखना है अच्छे से बना के कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के मामले में रिट जारी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के मामले में ही रिट जारी कर सकती है, रिट जारी कर सकती है। इतना क्लियर हुआ? परंतु जो हाई कोर्ट होती है ये फंडामेंटल राइट्स के अलावा जो अदर ऑर्डिनरी लॉ, यानी कि जो अन्य सामान्य कानून होते हैं, जो अदर ऑर्डिनरी लॉ होते हैं, ऑर्डिनरी लॉ को हम लोग क्या कहते हैं? सामान्य कानून। जो अदर ऑर्डिनरी लॉ होते हैं, जो अन्य सामान्य कानून होते हैं, वहां पर भी रिट जारी कर सकती है। वहां पर भी रिट जारी, वहां पर भी रिट जारी कर सकती है।
तो दोस्तों ये मैंने आपको पूरा चिट्ठा समझा दिया, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226। तो आर्टिकल 226 पूछ ले तो वो हाई कोर्ट की रिट जारी करने की पावर है, आर्टिकल 32 पूछ ले सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की पावर है। सुप्रीम कोर्ट ने जो रिट जारी कर दी उसका क्षेत्र अधिकार, उसका ज्यूरिसडिक्शन पूरे इंडिया में होगा, संपूर्ण भारत में होगा। और हाई कोर्ट ने जो रिट जारी करी तो हाई कोर्ट की रिट का जो क्षेत्र अधिकार है, उसका जो ज्यूरिसडिक्शन है, वो केवल उसी स्टेट तक सीमित रहेगा जिस स्टेट की वो हाई कोर्ट है। परंतु सुप्रीम कोर्ट रिट केवल किन मामलों में जारी कर सकती है? फंडामेंटल राइट्स के मामलों में जारी कर सकती है। लेकिन जो हाई कोर्ट है वो अपनी रिट फंडामेंटल राइट्स के अलावा जो भी अदर ऑर्डिनरी कानून बचते हैं, मतलब फंडामेंटल राइट्स के अलावा के साथ, मैंने गलत लिखा, ये फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ, अलावा मतलब क्या हो गया कि फंडामेंटल राइट्स को हम काउंट नहीं कर रहे, तो क्या लिखना पड़ेगा? ये फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ, यानी कि मौलिक अधिकारों पर तो हाईकोर्ट रिट जारी कर ही सकता है, लेकिन इसके साथ साथ जो अदर ऑर्डिनरी कानून होते हैं उन संबंध में भी वो रिट जारी कर सकता है। ठीक है, तो इनका दायरा थोड़ा सा हमको ज्यादा देखने को मिल रहा है। और क्या अधीनस्थ न्यायालय भी रिट जारी कर सकते हैं? तो जी हां, सबऑर्डिनेट कोर्ट भी रिट जारी कर सकते हैं, बशर्ते पार्लियामेंट उनको वो अधिकार दे दे तभी। ठीक है, चलो, तो ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं अपने नोट्स की तरफ वापस, और अब हर प्रकार की रिट को जो है हम लोग अब दोस्तों यहां पर समझते हैं, क्योंकि बेसिक हमने यहां पर अपना पूरा इतना बढ़िया क्लियर कर लिया है कि अब हमको कोई कैसे भी परेशान नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट वाले प्रश्न अब आने लगे हैं एमपीपीएससी में, तो वो आपको अच्छा खासा फंसा देता है। लेकिन जिससे पहले कि मैं आपको रिट्स समझाऊं, आपको इस बात का ध्यान यहां पर रख लेना है कि आर्टिकल 32 के मुझे प्रावधान पढ़ना जरूरी है। आर्टिकल 32 के प्रावधान पढ़ना जरूरी है हमेशा की तरह। मैं यहां पर आपको अब क्या पढ़ा रहा हूं? आर्टिकल 32 क्लॉज 1। तो आर्टिकल 32 क्लॉज 1 क्या कहता है कि आपको यह अधिकार दिया गया है कि आप सीधा कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट। अगर किसी ने आपके फंडामेंटल राइट्स को तोड़ दिया है तो, इतना क्लियर हो गया। तो आपको सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का जो अधिकार प्राप्त हो रहा है उसको आप सामान्य तौर पे क्या पढ़ते हो कि भैया आर्टिकल 32 के माध्यम से हमको यह अधिकार प्राप्त हो रहा है। लेकिन अगर आप एकदम सटीक आर्टिकल की खोज करते हो तो वो सटीक आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 32(1), क्योंकि यही वो आर्टिकल है जो आपको सीधे सीधे कहां जाने की पावर दे रहा है? सुप्रीम कोर्ट में जाने की पावर दे रहा है अगर किसी ने आपके फंडामेंटल राइट्स को तोड़ा है तो। जैसे कि दोस्तों हम जो फंडामेंटल राइट की शुरुआत करते थे आर्टिकल 14 समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, तो अगर किसी ने हमारे साथ भेदभाव करने की कोशिश करी है, हमारे मौलिक अधिकार को तोड़ा है, तो हम सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे आर्टिकल 32 का उपयोग करके। तो यह बात कहां लिखी हुई है? आर्टिकल 32(1) के अंदर यह बात लिखी हुई है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही यहां पर आर्टिकल 32(2) है। फाइनली आर्टिकल 32(2) के अंदर क्या लिखा हुआ है? फाइनली आर्टिकल 32(2) के अंदर लिखा हुआ है रिट जारी करने की पावर। और यहां पर किसकी रिट जारी करने की पावर की बात हो रही है? सुप्रीम कोर्ट। गलत मत बोल देना कि सर रिट तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही जारी कर सकते हैं, आपने पढ़ाया था तो यहां पर दोनों की बात हो रही है। बेटा आर्टिकल 32(1) है, हाई कोर्ट की रिट की बात हो रही होती तो 226 की बात करते हैं ना, 32(2) की बात हो रही है, सॉरी, तो आर्टिकल 32(2) की बात हो रही है। संबंध किससे है? 32 से है, तो आर्टिकल 32 से संबंध है। तो यहां पर किसकी रिट की बात हो रही है? यहां पर सुप्रीम कोर्ट वाली रिट की बात हो रही है। तो अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, क्या आर्टिकल 32 में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकती है फंडामेंटल राइट के मामले में? तो सुनने में लगता है ठीक, हां लिखा है, बेशक लिखा है, परंतु अगर मुझे सटीक आंसर देना है तो मैं क्या बोलूंगा? आर्टिकल 32 में नहीं, आर्टिकल 32 क्लॉज 2 में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के मामले में रिट जारी कर सकते हैं। तो वो सटीक शब्द बोलना दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, इतना क्लियर हो गया? क्योंकि मान के चलो ना, ऑप्शंस में आ गया इस प्रकार से, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। यहां पर ऑप्शन में आप देखना कैसे आया, यहां पर लिखा हुआ है 31A, यहां लिखा हुआ है 32(1),
यहां लिखा हुआ है 31B और यहां लिखा हुआ है 32(2). ठीक है, ऑप्शन समझ में आ गए। आपसे पूछा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की पावर किस अनुच्छेद में लिखी हुई है। तो आपको यह तो पता चल गया कि भैया 32 में थी, तो ये 31 वाले तो दोनों हटा दो चलो। लेकिन यार हमने तो 32 में पढ़ा था, हमने डिटेल में तो पढ़ा ही नहीं कि 32 1 में है या 32 2 में है। तो तुक्का लगाना पड़ेगा, कोई यहां तुक्का लगाएगा, कोई यहां तुक्का लगाएगा, जबकि ये तुक्का लगाने का काम ही नहीं है। सीधा प्रत्यक्ष रूप से लिखा हुआ है कि आर्टिकल 32(1) कहता है कि तुम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अगर तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स टूटे हैं तो। और 32(2) में कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है और तुमको इंसाफ दिलवा सकता है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आर्टिकल 32(2) हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग पढ़ लेते हैं क्या चीज, अब हम लोग पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ रिट्स। क्योंकि मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि अगर आप आर्टिकल 32 पढ़ा रहे हो तो आप सीधे रिट पढ़ाना क्यों शुरू कर देते हो। रिट तो अब पढ़ाना शुरू होगा, उससे पहले की जो इतनी कहानी है वो बताना कितना ज्यादा जरूरी है, आप मुझे बताइए। जैसे कि दोस्तों सबसे पहली जो रिट है यहां पर देखना, जो सबसे पहली रिट है उसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हैबियस कॉर्पस, और हिंदी में क्या कहते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस द बॉडी, अर्थात प्रस्तुत करो। मैंने आपके लिए एग्जाम्पल अटैच किया है जिससे आपको इतनी ज्यादा सहूलियत होगी पढ़ने में कि क्या कहने। अब जैसे कि हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या है, पहले एग्जाम्पल पढ़ते हैं फिर दोस्तों हम इधर आएंगे। ठीक है, पहले एग्जाम्पल पढ़ेंगे दोस्तों हम। एग्जाम्पल में क्या लिखा है अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाए, अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाए और उसको अरेस्ट करने के लिए कोई कानूनी रूप से सफाई भी नहीं दी गई कि हम तुमको अरेस्ट आखिर कर क्यों रहे हैं, तो कायदे से ये तो गलत है, हमारे मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट है। आपको हमको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, आपको हमको कारण बताना पड़ेगा कि आप हमको अरेस्ट क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो फिर क्या कर सकते हैं कि इस व्यक्ति की जो फैमिली है ना, जिसे बिना कारण बताए अरेस्ट किया गया है, तो इस व्यक्ति की जो फैमिली है वो सीधे सीधे कहां जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है और कह सकती है कि हमारे बच्चे को पुलिस बिना कोई कारण बताए उठा ले गई, अरेस्ट कर ले गई। हमने भी थाने जाके कारण पूछा, पुलिस हमको कुछ नहीं बता रही है, ये हमारे बच्चे के मौलिक अधिकारों का हनन है, इसीलिए हम सीधे कहां पर आए हैं, इसीलिए हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, इस परिस्थिति के अंदर वो रिट जारी करेगी जिसका नाम होगा हैबियस कॉर्पस। और हैबियस कॉर्पस के नाम पर सुप्रीम कोर्ट कहेगी प्रस्तुत करो। क्या प्रस्तुत करो, अरे तुम प्रस्तुत करो वो कारण कि तुमने किस कारण पर इस बच्चे को गिरफ्तार किया। तो हैबियस कॉर्पस का मतलब ही क्या है कि अगर तुमने कोई काम किया है तो तुमने किस कारण वर्ष उस काम को किया है, आप वो कारण हमारे सामने प्रस्तुत करो। तो जब पुलिस उस कारण को अदालत के सामने प्रस्तुत करेगी तो अदालत को अगर सहमत लगता है, संतुष्ट लगता है, तो अदालत उसको ओके करेगी। और अदालत को लगता है कि जी नहीं, ये गलत तरीके से जो है इसको अरेस्ट किया गया है, तो उस बच्चे को अदालत जो है बाइज्जत बरी भी करवाएगी और साथ ही साथ पुलिस को भी वहां पर सजा होगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हैबियस कॉर्पस अक्सर तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति को छुड़वाना होता है। कहां से छुड़वाना होता है, एक गैर कानूनी हिरासत से जो है उस व्यक्ति को हमको छुड़वाना होता है। ठीक है, क्योंकि अब ये जो हैबियस कॉर्पस है ये एक तरीके से आपकी किस चीज की सुरक्षा कर रही है, हैबियस कॉर्पस आपके आर्टिकल 21 के अंदर जो आपका फंडामेंटल राइट लिखा था, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये बेसिकली आपके उस अधिकार को यहां पर बचा रही है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो जब किसी व्यक्ति को गैरकानूनी रूप से हिरासत में ले लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, उसको कारण भी नहीं बताया जा रहा है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट हैबियस कॉर्पस की रिट जारी कर सकती है। इतनी बात आप सभी को क्लियर हुआ। और हैबियस कॉर्पस की जो रिट है वो आपके आर्टिकल 21 की एक तरह से सुरक्षा कर रही है। अब ये जो हैबियस कॉर्पस की हैबियस कॉर्पस की दोस्तों रिट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अब मुद्दा आता है कि क्या ये सरकार के अगेंस्ट जारी की जा सकती है या किसी प्राइवेट व्यक्ति के अगेंस्ट भी जारी की जा सकती है। तो दोनों
या तो हम इसको पूरी सरकार के अगेंस्ट जारी करवा सकती है सुप्रीम कोर्ट, या फिर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो किसी व्यक्ति विशेष, किसी एक प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी इस रिट को जारी करवा सकती है, कि वो या तो एक पर्टिकुलर पुलिस वाले के अगेंस्ट उस रिट को जारी करेगी या फिर पूरी सरकार के अगेंस्ट ही उस रिट को जारी करेगी। तो ये दोनों चीजें यहां पर हमको देखने को मिलती हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं एक अगली रिट की, जिसका नाम होता है मैंडेमस, यानी कि परमादेश। इसका मतलब क्या है? वी कमांड, यानी कि हम आदेश देते हैं। सुप्रीम कोर्ट जब भी मैंडेमस की रिट को जारी करती है तो उसका मतलब क्या है कि हम तुमको आदेश देते हैं, वी कमांड। अब एक बार इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिस मना कर देता है आपको पासपोर्ट देने से, और वो भी बिना कोई कारण बताए, तो फिर ये व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट अपनी मैंडेमस की रिट को जो है जारी कर सकती है। अब होगा क्या इसमें, देखिए, इस रिट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट आदेश देगी, सुप्रीम कोर्ट कमांड देगी किसको? किसी सरकारी कर्मचारी को या फिर पूरी की पूरी किसी प्राधिकरण, किसी अथॉरिटी को, कि तुम अपनी ड्यूटी करो बिना कोई फेलियर के। ठीक है, दे हैव फेल्ड टू डू। इतनी बात क्लियर हुई। तो सुप्रीम कोर्ट मैंडेमस के जरिए क्या कह रही है कि तुम्हें इस व्यक्ति को पासपोर्ट दे देना चाहिए था, तुमने इसको पासपोर्ट नहीं दिया और वो उसके लिए तुमने इसको कोई कारण भी नहीं बताया, तो हम अपनी मैंडेमस की रिट के माध्यम से, अपनी परमादेश की रिट के माध्यम से हम तुमको कमांड देते हैं, हम तुमको आदेश देते हैं कि जो काम तुमको करना चाहिए था लेकिन तुम उस काम को करने में असफल रहे, तो अब हमारे कमांड के अनुसार, हमारे आदेश के अनुसार तुम उस काम को कृपया करके पूरा कर दो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट क्या करवा रही है? काम करवा रही है। जो काम इनको करना चाहिए था परंतु इन्होंने ये काम नहीं किया। और ऊपर हैबियस कॉर्पस में क्या हो रहा था? सुप्रीम कोर्ट जो है कह रही थी प्रस्तुत करो, पेश करो क्या वो कारण जिसकी वजह से तुमने इस व्यक्ति को बिना कारण से गिरफ्तार किया हुआ है। तो यहां पर दोनों ही चीज हमको यहां पर क्लियरली समझ में आ रही हैं। ठीक है, यहां पर क्या लिखा हुआ है कि जो मैंडेमस की रिट होती है ना दोस्तों, जो मैंडेमस होता है, मैंडेमस यानी कि जो परमादेश होता है, वो हम किसी प्राइवेट व्यक्ति के अगेंस्ट जो है जारी नहीं कर सकते, किसी ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट जारी नहीं कर सकते जिसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। मतलब हम इसको जो है स्टेट के अगेंस्ट, यानी कि राज्य के विरुद्ध, अब ये स्टेट कौन सा है, आर्टिकल 12 के अंदर जो हमने पढ़ाया था उसी के अगेंस्ट इसको जारी किया जा सकता है। मैंडेमस की रिट से एक बात सुनिश्चित हो जाती है कि जितनी भी सरकारी अथॉरिटीज हैं, जितनी भी सरकारी प्राधिकरण हैं, ये अपना काम कानून अनुसार करते रहें और काम चोरी ना करें। तो ये एक तरीके से सरकारी दफ्तरों को काम चोरी करने से रोक रहा है। ओके, चलो उसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी तीसरी नंबर की जो रिट है वो क्या है? तीसरी नंबर की रिट है दोस्तों, उसका नाम है प्रोहिबिशन, यानी कि प्रतिषेध, जिसका मतलब होता है टू फॉरबिड, यानी कि निषेध करना। आइए एग्जांपल पढ़ लें। मान के चलिए, इफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टार्ट हियरिंग अ केस दैट ओनली द हाई कोर्ट कैन हियर, यानी कि एक ऐसा मसला जिसको केवल उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट ही सुन सकता है, परंतु उस मसले को किसने सुनना शुरू कर दिया? एक अधीनस्थ न्यायालय ने, एक सबऑर्डिनेट कोर्ट ने। तो ये तो गलत बात है ना। आपके ऊपर जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो अधिकार उसको है, लेकिन आपने ही उस अधिकार को यूज करना शुरू कर दिया, वो आपका अधिकार तो था नहीं। तो क्या होगा कि जो हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट वो रिट इशू कर सकती है अपने से लोअर कोर्ट को स्टॉप करवाने के लिए। अब यहां पर हाई कोर्ट रिट इशू करेगी तो उसे कंफ्यूज मत होना, जस्ट एक एग्जांपल है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि भैया हाई कोर्ट के पास ये अधिकार नहीं है लेकिन फिर भी हाई कोर्ट ये काम कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट फिर हाई कोर्ट के अगेंस्ट भी क्या जारी कर सकती है? ये वाली रिट जारी कर सकती है, प्रोहिबिशन यानी कि प्रतिषेध, कि बेटा तुम अपने दायरे के बाहर जाके काम कर रहे हो, कृपया अपने दायरे के भीतर आ जाइए, क्योंकि आपको ये काम करने का अधिकार
नहीं है। तो अगर दोस्तों अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देके कंपेयर करो तो अभी जो ऊपर आप लोगों ने परमादेश पढ़ा था, क्या पढ़ा था? अभी जो ऊपर आप लोगों ने परमादेश पढ़ा था, तो परमादेश क्या करवा रहा था? रुके हुए काम को शुरू करवा रहा था। याद करो, वो पासपोर्ट नहीं दे रहा था, अपना काम नहीं कर रहा था, तो रुके हुए काम को शुरू करवाती है अदालत। तो रुके हुए काम को शुरू करवाना, रुके हुए काम को शुरू कराना, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रतिषेध का देखो तो प्रतिषेध का काम है, प्रतिषेध का उद्देश्य क्या है? चल रहे काम को रोकना, चल रहे काम को रोकना। और यहां पर चल रहे काम को इसीलिए रोका जा रहा है क्योंकि जो काम किया जा रहा है यहां पर वो अपने दायरे के, अपने ज्यूरिसडिक्शन के, अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाके काम कर रहे हैं, मतलब तेज चलने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर चल नहीं रहे थे तो उनको चलवा रहे थे, यहां पर कुछ ज्यादा ही तेज चल रहे हैं तो उनको लगाम कस के हम रोक रहे हैं। ओके दोस्तों तो यहां पर हमने सिंपल कहा कि हायर कोर्ट जो होती है, हाई कोर्ट नहीं है, हायर कोर्ट, कि कोई भी ऊंची अदालत अपने से नीची अदालत के विरुद्ध ये रिट जारी कर सकती है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ये रिट किसके अगेंस्ट जारी कर सकती है? हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट ये रिट किसके अगेंस्ट जारी कर सकती है? सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी कि अधीनस्थ न्यायालय। इतना दोस्तों क्लियर हो गया। अब इसका सबसे अच्छा काम क्या है? इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी अदालत अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकती, यानी कि उसके पास जो अधिकार है ही नहीं वो उस अधिकार का उपयोग करके फैसले नहीं सुना सकती। नहीं तो जो ऊपर अदालत बैठी है ना वो उसके अगेंस्ट रिट जारी कर देगी, किसकी? प्रोहिबिशन की, यानी कि प्रतिषेध की, और उसको अपने दायरे से बाहर जाने से रोक देगी। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो प्रोहिबिशन की जो रिट है, क्या कहीं पर ऐसे लिखा कि हम इसको स्टेट के अगेंस्ट जो है रिट जारी कर रहे हैं? नहीं, ये जो रिट है ये स्टेट के अगेंस्ट नहीं, ये जो रिट है ये अदालतों के अगेंस्ट ही जारी की जा सकती है। इसीलिए लिखा हुआ है कि जो प्रतिषेध है, प्रोहिबिशन, इसको आप सिर्फ किसके अगेंस्ट जारी कर सकते हो? या तो न्यायिक यानी कि जुडिशियल, या फिर अर्ध न्यायिक यानी कि क्वाज़ाई जुडिशियल, मतलब ऐसे संस्थान जो कुछ कुछ अदालतों की तरह काम करते हैं उनके अगेंस्ट भी जारी किया जा सकता है ये रिट को, और जो प्रॉपर अदालत हैं उनके अगेंस्ट भी जारी किया जा सकता है। कौन सी रिट को? प्रोहिबिशन यानी कि प्रतिषेध। तो हमने 3 पढ़ ली ना। अब हमारी क्या है? चौथी। टोटल 5 होती है, तो चौथी अब देखो, अब चौथी क्या है? चौथी रिट है दोस्तों किस चीज की? 1 मिनट, जस्ट अ सेकेंड, है ना, 1 मिनट रुकिएगा। मिलके झुकाऊं। हाँ, चौथी रिट दोस्तों किसकी है? चौथी रिट आइए देख लेते हैं। ये है सर्शियोराई यानी कि उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है? टू बी इन्फॉर्म्ड यानी कि जानकारी प्राप्त करना। सबसे पहले एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। अगर कोई अधिकरण, अगर कोई ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल मतलब दोस्तों क्या होता है? समझना मेरी बात को, अगर आपको नहीं पता है। अदालत सारा काम नहीं कर सकती, कोर्ट सारे काम नहीं कर सकती, कोर्ट सारे काम नहीं कर सकती, इसीलिए कुछ विशेष मामलों पर, कुछ विशेष क्षेत्र में, कुछ स्पेसिफिक एरियाज में अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल्स बना दिए जाते हैं। अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल्स बना दिए जाते हैं। क्योंकि भले ही एग्जाम्पल है, भले ही एक शब्द है, लेकिन चीज नहीं है तो पढ़ लेने में क्या बुराई है साहब, है? जैसे कि आपने नाम सुना होगा राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का काम क्या होता है? कि पर्यावरण संबंधित मामलों को देखना,
अदालत के पास वैसे ही इतना काम है और अदालत के अंदर जो जज बैठे हैं वो हर फील्ड में एक्सपर्ट थोड़ी ना है। तो जो फील्ड में केवल एक्सपर्ट लोग ही उस मामले को हैंडल कर सकते हैं, तो पर्यावरण संबंधित कोई मामला है तो उसको कौन हैंडल कर लेता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और फिर कोर्ट का जो काम है वो हल्का हो जाता है। ठीक है, तो मान के चलिए अगर किसी ट्रिब्यूनल ने, किसी अधिकरण ने एक ऐसा आदेश दे दिया जो एक तरीके से आप कह सकते हो अवैध था, अनलॉफुल था, तो हाई कोर्ट जो है क्या कर सकती है? उस ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट इस रिट को जारी करके उसके आदेश को क्या करवा सकती है? कैंसल करवा सकती है। तो आइए यहां पर देखिए, यहां पर भी एक ऊपर वाली कोर्ट, एक हायर कोर्ट, एक ऊपर वाली कोर्ट नीचे वाली कोर्ट के ऑर्डर को खत्म करने के लिए इस रिट को जारी करती है। समझ में आई बात? अभी पिछले वाले में क्या हो रहा था, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध वाले में, कि नीचे वाली कोर्ट अपने दायरे से ज्यादा ही काम कर रही थी तो उसके ऊपर लगाम कसी गई, उसको रोका गया। परंतु यहां क्या हो रहा है, यहां पर जो निचला कोर्ट है ना, उसने सीधे उठा के आदेश ही दे दिया है। और जो आदेश उसने दिया है, जो डिसीजन उसने दिया है, बेसिकली जो फैसला उसने दिया है, ऐसा नहीं है कि उसने अपने दायरे से बाहर जाके दिया है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा है कि उस निचली अदालत ने जो आदेश दिया है, जो निर्णय दिया है, जो डिसीजन दिया है, वो कानून की नजर के हिसाब से अवैध है, अनलॉफुल है, कानून की नजरिए से वो सही नहीं है। तो उस अदालत के ऊपर जो अदालत बैठी होगी वो इस रिट को जारी करेगी। कौन सी वाली को? सर्शियोराय, यानी कि उत्प्रेषण। और अपने से निचली अदालत के उस ऑर्डर को, उस फैसले को ये क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये फैसला, ये ऑर्डर कैसा था? अवैध था, अनलॉफुल था। क्लियर हुआ? तो वापस रिपीट कर रहा हूं, सर्शियोराय, उत्प्रेषण क्या है? एक हायर कोर्ट अपने से लोअर कोर्ट के ऊपर इस रिट को जारी करके लोअर कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश को, ऑर्डर को खत्म कर देती है। क्यों? क्योंकि वो ऑर्डर जो निचली अदालत ने दिया था वो कानून के नजरिए से अवैध था, अनलॉफुल था। तो ऐसे गलत काम को रोकना तो बनता है। ठीक है, तो इससे आप क्या सीखे? ये रिट इस बात को सुनिश्चित करती है कि अदालत जो भी काम करे, वो जो भी फैसले लें, वो फैसले कानून के अनुसार कैसे होने चाहिए? सही होने चाहिए। तो हर लोअर कोर्ट को डर रहता है कि अगर हमने ये फैसला सही नहीं लिया तो हमसे ऊपर वाली जो कोर्ट है वो हमारे इस फैसले को खत्म कर देगी। कौन सी रिट जारी करके? सर्शियोराय, यानी कि उत्प्रेषण। और मैं यहां पर आपको जितनी भी रिट दोस्तों पढ़ा रहा हूं, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के नजरिए से नहीं है। हम पढ़ रहे इसको भले ही आर्टिकल 32 में है, लेकिन यही सेम रिट और यही सेम पावर हाई कोर्ट के पास भी है आर्टिकल 226 के तहत। ठीक है, बस डिफरेंस इतना है कि वो उसे पूरे इंडिया में लागू नहीं कर सकते और सुप्रीम कोर्ट ये 5 रिट पूरे इंडिया में लागू कर सकती है। अब लास्ट रिट दोस्तों पढ़ते हैं। आखिरी जो रिट है वो क्या है? आखिरी रिट का नाम है को वरंटो, यानी कि अधिकार प्रच्छा। यहां पर एक सवाल पूछती है अदालत, बाई व्हाट अथॉरिटी, की किस अधिकार से तुमने ये काम किया। मान के चलिए एक व्यक्ति है जो सीएम बन गया परंतु वो एमएलए नहीं है, तो अदालत उसके अगेंस्ट क्या जारी करेगी? रिट जारी करेगी और बोलेगी कि भाई तुम विधानसभा के चुनाव तो जीते नहीं हो, तुम एक विधायक तो हो नहीं, और एक विधायक ही एमएलए, एक विधायक ही सीएम बन सकता है, तो तुम सीएम किस मुंह से बन गए हो साहब? तो हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम आपसे जो है पूछ रहे हैं कि आपने ये काम किस अधिकार से किया। तो यहां पर आप देख रहे हो कि क्या कोई हायर कोर्ट लोअर कोर्ट से ऐसा कुछ पूछ रही है? नहीं, हम ये किसी व्यक्ति से भी पूछ सकते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हो कि ये किसी ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट ये को वारंटो की रिट जारी की जाती है जो व्यक्ति एक सरकारी पद पर बैठा हुआ है परंतु उसको कानूनी रूप से उस पद पर बैठने का अधिकार नहीं है। तो बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में दोनों में से कोई भी इस रिट को जारी कर सकता है, 5 रिटों को। तो ये किसी एक ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट जारी की जा रही है जो किसी सरकारी पद पर बैठा है, तो वो
उसको वहां पर बैठने का कायदे से अधिकार नहीं है, लेकिन वो फिर भी वहां पर बैठा हुआ है। तो अदालत पूछती है कि भैया तुम किस अधिकार से बैठे हो यहां पर, ठीक है। तो इससे सबसे बड़ा फायदा क्या हो गया कि अगर कोई अवैध तरीके से कोई सरकारी पोजीशन पर हक जमाता है तो उसको वहां से क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। इतने बात क्लियर हो गई दोस्तों आप सभी को पक्का तरीके से। तो केवल 2 ही रिट ऐसी थी दोस्तों जो ऊपर वाली अदालत नीचे वाली अदालत के अगेंस्ट जो है जारी करती है। कौन सी? पहली थी सर्शियोराई यानी कि उत्प्रेषण, और दूसरी कौन सी थी? प्रोहिबिशन यानी कि प्रतिषेध। इसके अलावा अगर आप कोई भी रिट देखोगे तो वो ऐसी रिट नहीं थी कि जहां पर एक हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के अगेंस्ट जो है उसको जारी कर रही है। तो इन 2 रिट को आप खास तौर पर पढ़ लेना। प्रोहिबिशन यानी कि प्रतिषेध, किसी लोअर अदालत को रोकना कि बेटा अपना दायरे से तुम बाहर मत जाओ, और दूसरा कौन सा? सर्शियोराई यानी कि उत्प्रेषण, यानी कि कोई ऐसा फैसला मत सुनाओ जो कानून के नजरिए से अवैध हो। ठीक है, तो बस ये 2 रिट ऐसी हैं जो उच्च न्यायालय अपने से नीचे वाले न्यायालय के अगेंस्ट जो है जारी करता है। अन्यथा बाकी जो सारी रिट्स हैं वो उनके अलग अलग दायरे हैं। कोई किसी एक व्यक्ति के अगेंस्ट ही जारी की जा सकती है ना। अब जैसे कि अब आप इसको देखो, क्या ये रिट पूरी सरकार के अगेंस्ट जारी करेंगे या ये वाली रिट पूरे डिपार्टमेंट के अगेंस्ट जारी करेंगे? क्या नहीं, यहां पर तो एक व्यक्ति बैठ गया है ना गलत तरीके से, तो उस व्यक्ति के अगेंस्ट जारी होगी। तो यहां पर क्लियर कट कॉमन सेंस लॉजिक लगाना है कि भाई एक व्यक्ति के अगेंस्ट जारी करनी है क्योंकि वो गलत तरीके से बैठ गया। पूरे विभाग, पूरी अथॉरिटी, पूरे प्राधिकरण, पूरे स्टेट, पूरे सरकार के अगेंस्ट जारी करके थोड़ा ना कुछ काम होगा यहां पर। तो बस ये उम्मीद करता हूं दोस्तों पूरी जान झोंक के मैंने आपको जो है रिट समझाई है, तो आप तगड़ी तरीके से इसको समझ गए होंगे और कोई भी गलती जो है आप नहीं करेंगे। रिवाइज करेंगे, दोहराएंगे, आप जिंदगी में कभी भी इन रिट्स को नहीं भूलेंगे। अब हम दोस्तों बढ़ते हैं कौन से आर्टिकल की ओर? आर्टिकल 33 की ओर। आर्टिकल 33 जो है वो पार्लियामेंट को यह शक्ति देता है कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है कि जो लोग आर्म्ड फोर्सेस में यानी कि सशस्त्र बलों में काम करते हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को जो पार्लियामेंट है वो रोक सकती है। क्योंकि आप सोचो ना, जो फौजी लोग होते हैं ना वो अपने फंडामेंटल राइट्स की टेंशन नहीं लेते। अगर वो भी फंडामेंटल राइट्स के चक्कर में इधर उधर घूमते फिरेंगे तो देश की सुरक्षा कौन करेगा? तो इसीलिए जो पार्लियामेंट है वो आर्म्ड फोर्सेस में काम करने वाले जो फौजी भाई हैं उनके मौलिक अधिकारों पर वो क्या लगा सकते हैं? प्रतिबंध लगा सकते हैं। कौन लगा सकता है प्रतिबंध? पार्लियामेंट। किसके ऊपर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं? तो सेना में काम करने वाले, आर्म्ड फोर्सेस में काम करने वाले जो सोल्जर्स हैं उनके मौलिक अधिकारों पर क्या लगाया जा रहा है? प्रतिबंध लगाया जा रहा है। रेस्ट्रिक्शन जो है एक तरीके से लगाया जा रहा है। क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि जो आर्म्ड फोर्सेस होती हैं वहां पर कभी भी कोई भी सिचुएशन टपक सकती है, वहां पर डिसिप्लिन की बहुत आवश्यकता होती है। तो हम बार बार वहां पर फंडामेंटल राइट्स का जो रोना है उसको नहीं रो सकते। ठीक है, अच्छा, लेकिन आपको क्या समझना है? आपको एक बात यह समझनी है कि आर्टिकल 33 सीधे सीधे पार्लियामेंट को यह नहीं कहता कि तुम बस जाओ और फंडामेंटल राइट्स खत्म कर दो सारे फौजी भाइयों के। ना जी ना, परिस्थिति सिचुएशन लगेगी तभी पार्लियामेंट खत्म करेगी उनके फंडामेंटल राइट्स को, नहीं तो अपने फौजी भाइयों के पास भी उनके फंडामेंटल राइट्स रहेंगे। इस बात को लिख लेना जरूरत होगी तभी सोल्जर्स यानी कि फौजी भाइयों के फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा, उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा, उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, और अगर आवश्यकता नहीं है तो सामान्य लोगों की तरह चलने दो। क्योंकि अदालत ने फैसला सुनाया भी कि तुम ये मत समझना कि तुम्हें खुली छूट मिल गई है। ना जी ना, सिचुएशन है तभी करोगे, अन्यथा नहीं करोगे। तो आप देखिए, एक सोल्जर है
तो अब वो जो फौजी भाई है अपना, वो कह रहा है कि भाई मेरे पास तो बोलने का अधिकार होना चाहिए, मैं तो जब चाहूं जो बोल सकता हूं। लेकिन भैया आप एक फौजी हो, आप फौज में काम करते हो, तो हम आपको आपकी ये बोलने वाला अधिकार हम आपको नहीं दे सकते, क्योंकि ये आपके डिसिप्लिन के अगेंस्ट है और आपकी ड्यूटी के अगेंस्ट है। अगर एक फौजी व्यक्ति डिसिप्लिन से बाहर हो जाएगा और अपने सीनियर से जुबान लगाएगा, तो क्या वो आपको लगता है कि सेना सरवाइव कर सकती है ऐसी परिस्थिति में? नहीं। सेना का मतलब है अनुशासन। दो ही जगत ऐसे हैं जहां पर अनुशासन सर्वोपरि है, एक है शिक्षा यानी कि एजुकेशन, और दूसरी है रक्षा यानी कि डिफेंस। ठीक है, वैसे तो जीवन में हर जगह अनुशासन जरूरी है, लेकिन ये दो पहलू बहुत ज्यादा कीमती हैं। तो आर्टिकल 33 में मैंने आपको ये बता ही दिया कि पार्लियामेंट जो है रोक लगा सकती है फौजी भाइयों के फंडामेंटल राइट्स पर। क्या स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य विधायिका ये लोग लगा सकते हैं क्या? नहीं भैया, ये लोग कैसे, स्टेट लेवल के लोग कैसे लगा लेंगे फौजी भाइयों पर? किसी भी प्रकार का प्रतिबंध संभव नहीं है ना। अच्छा, उसके बाद आप यहां पर देखें कि जो आर्टिकल 33 है वो किस किस को प्रभावित करेगा। जैसे कि यहां पर एक टेबल मैंने आपके लिए बनाई है, आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, यहां पर जितने भी फौजी भाई काम कर रहे हैं उनके ऊपर आर्टिकल 33 लागू होता है। मतलब पार्लियामेंट उनके मौलिक अधिकारों को रोक सकती है मेरे भाइयों। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जितनी भी पुलिस फोर्स होती हैं, पुलिस फोर्स में पैरामिलिट्री भी आ गई। पैरामिलिट्री जैसे कि सीआरपीएफ, मेरे फादर सीआरपीएफ में जो है फौजी थे, तो पुलिस जितनी भी है और पैरामिलिट्री फोर्स जितनी भी है, पैरामिलिट्री में आपकी सीआरपीएफ के अलावा जो आपकी बीएसएफ को भी हम डाल सकते हैं, सीआईएसएफ को भी डाल सकते हैं जो एयरपोर्ट पर रहती है। मुझे ज़्यादा श्योरिटी तो नहीं है, बट हाँ आती ही होंगी वो भी पैरामिलिट्री के अंदर। तो पुलिस फोर्सेस और पैरामिलिट्री भी जो है, इनके ऊपर भी आर्टिकल 33 जो है लागू होता है। मतलब इनके मौलिक अधिकारों को भी पार्लियामेंट रोक सकती है। उसके साथ साथ जो इंटेलिजेंस एजेंसी, जो गुप्तचर एजेंसी होती है, जैसे इंडिया की रॉ है, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए है, तो इसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनके मौलिक अधिकारों पर भी पार्लियामेंट क्या लगा सकती है? रोक लगा सकती है। उसी के साथ साथ ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। ब्यूरोक्रेट्स मतलब जो आईएफएस ऑफिसर्स होते हैं जो विदेशों में काम करते हैं यूपीएससी क्लियर करके, इन लोगों के मौलिक अधिकारों पर भी कुछ विशेष परिस्थितियों में जो है रोक लगा सकती है पार्लियामेंट। उसके बाद ऐसा कोई व्यक्ति जो मिलिट्री में फौजी भले ही नहीं है, लेकिन मिलिट्री के संबंध में रिसर्च और डेवलपमेंट यानी कि अनुसंधान और विकास से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है, तो इनके मौलिक अधिकारों पर भी बेसिकली क्या लगा सकती है? पार्लियामेंट प्रतिबंध लगा सकती है। मतलब यहां पर आप जनरली वही सारे बंदे देख रहे हो, वही सारे लोग देख रहे हो जो देश की सुरक्षा से संबंधित हैं, तो वहां पर जो है पार्लियामेंट प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, अच्छा, अब दोस्तों यहां पर जो है एक टेबल मैंने आपके लिए बनाई है कि हम बार बार बोल रहे हैं पार्लियामेंट रोक लगा सकती है, तो फंडामेंटल राइट्स तो बहुत सारे हैं। कौन से फंडामेंटल राइट्स पर रोक लगाने की बेसिकली बात हो रही है? तो जैसे कि एक जो आर्टिकल 19 के तहत जो आपको 6 फ्रीडम्स मिलती हैं, आर्टिकल 19 के तहत जो आपको 6 स्वतंत्रताएं जो आपको मिलती हैं, 6 फ्रीडम्स जो आपको मिलती हैं, इन पर रोक लगाई जा सकती है फौजी भाइयों के संदर्भ में। उसके साथ साथ जो आर्टिकल 21 आपको राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, ये इस फंडामेंटल राइट को, फौजियों के इस फंडामेंटल राइट को जो है रुकवा सकती है पार्लियामेंट। उसके बाद आर्टिकल 22 जहां पर जो है मनमानी गिरफ्तारी से सुरक्षा दी जाती है, तो फौजी भाइयों के इस फंडामेंटल राइट पर भी पार्लियामेंट क्या लगवा सकती है? रोक लगवा सकती है। तो 19, 21, 22 ये हमने पढ़ा। इसके साथ साथ आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी यानी कि ये जो मौलिक अधिकार है फौजी भाइयों का, इस पर भी पार्लियामेंट क्या लगवा सकती है? रोक लगवा सकती है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात आप सभी को? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, आप वीडियो को ऐसा पॉज करके एक बार पढ़ सकते हो कि जैसे कि मैं आपको पढ़ के ही बता देता हूं। एक पृथ्वीपाल सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 का केस है। तो यहां पर यह
कहा गया कि आर्टिकल 33 के संबंध में यह कहा गया कि आर्टिकल 33 कहता है कि आप प्रतिबंध लगाओ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप कंप्लीटली यानी कि पूरी तरीके से फौजी भाइयों के फंडामेंटल राइट्स को ले जाओ, ऐसा नहीं कहा गया है। ठीक है, मैंने आपको ऊपर लिस्ट बताई है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 और कौन सा पढ़ा था, आर्टिकल 22 पढ़ा था ना अपन ने, 14, 19, 21, 22। तो कोई भी आपसे पूछ ले मेरे दोस्तों कि आर्टिकल 33 का उपयोग करके पार्लियामेंट आखिर कौन से फौजी भाइयों के कौन से फंडामेंटल राइट्स को रोकने की कोशिश कर रही है पार्लियामेंट, तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22, ये चार वो प्रमुख फंडामेंटल राइट्स हैं जिनके ऊपर पार्लियामेंट रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है। किसके रेफरेंस में, फौजी भाइयों के रेफरेंस में। ठीक है, तो यहां पर कोर्ट ने क्लियर कट कह दिया कि यह मत समझ लेना कि आर्टिकल 33 का मतलब ही यही है कि फौजी भाइयों के सारे फंडामेंटल राइट्स को तुम रोक दो, ना ना ना, जरूरत पड़े, सिचुएशन हो तभी ऐसा करना है। उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल प्रीतिपाल सिंह बेदी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहां पर दोस्तों क्या कहा गया, यहां पर यह कहा गया कि जो मिलिट्री कोर्ट होती हैं, सेना की अदालत अलग होती हैं, तो मिलिट्री की जो कोर्ट होती हैं उनके अपने प्रावधान अलग होंगे और नॉर्मल अदालतों के अपनी, ये इसको आप मत पढ़ो, ये जरूरी नहीं है। राम स्वरूप वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि जो मिलिट्री में काम करने वाले जो फौजी भाई होते हैं उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बिल्कुल सेम वैसी नहीं होती जैसे नॉर्मल नागरिकों के पास होती है। तो सही भी है ना, फौजी भाइयों के पास बोलने की इतनी पावर थोड़ी ना होती, हम तो नॉर्मल लोग हैं, कुछ भी मुंह चला के कुछ भी बकवास कर देते हैं, लेकिन फौजी भाई ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने क्लियर कट बोल दिया कि जो राइट टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो एक नॉर्मल व्यक्ति के पास है वो एक फौजी के पास नहीं होती है। दोस्तों अब हम चलते हैं कहां पर, अब हम चलते हैं आर्टिकल 34 पर, क्योंकि आर्टिकल 34 दोस्तों किस चीज की बात करता है, आर्टिकल 34 कहता है कि जब देश में मार्शल लॉ लगा हो तब फंडामेंटल राइट्स को रोक दिया जाता है। क्या बोला कि जब देश में मार्शल लॉ लगा हो तब फंडामेंटल राइट्स पर जो है प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। अगर आपको मार्शल लॉ नहीं पता है तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, सेना का शासन, सेना का शासन, तो मैं इसको मिलिट्री रूल बोल दिया, या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूं, मैं इसको बोल सकता हूं सेना का शासन। क्या बोल सकता हूं, सेना का शासन। तो ये इसको आप नेशनल इमरजेंसी मत समझ लेना, राष्ट्रीय आपातकाल वो प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं वहां पर, ठीक है, वो अलग चीज है। ये तो मिलिट्री रूल है, सेना का शासन है, ये तो और भी ज्यादा खतरनाक चीज होती है साहब, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कहा गया है, आर्टिकल 34 पार्लियामेंट को पावर दे रहा है। आर्टिकल 33 में भी पार्लियामेंट को शक्ति मिल रही थी, आर्टिकल 34 में भी पार्लियामेंट को शक्ति मिल रही है। जानना, याद करना बहुत जरूरी है। क्या कहा गया, पार्लियामेंट को शक्ति देता है कि पार्लियामेंट क्या लगा सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है, रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। किस चीज पर, मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। कब, जब किसी इलाके में सैन्य शासन यानी कि मार्शल लॉ चल रहा हो। क्या यह बात दोस्तों आपको पक्की तरीके से क्लियर हो गई कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, रोक लगा सकती है। कब, जब किसी इलाके में मार्शल लॉ यानी कि सैन्य शासन चल रहा हो, ठीक है। अच्छा, अक्सर ये मार्शल लॉ लगता कब है, जब देश में बुरी तरह से जंग छिड़ी हो, या जब देश में बुरी तरह से कोई विद्रोह हो रहे हैं, कोई रिबेलियंस हो रहे हैं, या फिर देश में आंतरिक रूप से कोई समस्याएं चल रही हैं। तब उस परिस्थिति में क्या होता है कि जो मिलिट्री होती है वो उस इलाके का या फिर पूरे देश का कंट्रोल ले लेती है, ठीक है। तो मार्शल लॉ जो है वो देश के किसी एक इलाके में या फिर पूरे कंट्री में भी जो है
लग सकता है। मार्शल लॉ की परिभाषा यानी कि सैन्य शासन की परिभाषा संविधान में कहीं भी बताई नहीं गई है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रट्टा फैक्ट है दोस्तों कि मार्शल लॉ शब्द को, सैन्य शासन शब्द को संविधान में कहीं भी नहीं बताया गया है। इसको सिर्फ यही कहा गया है कि यह एक तरीके का मिलिट्री कंट्रोल है जो सिविलियंस जो होते हैं, जो आम नागरिक होता है, उसके प्रशासन पर हुकूमत कर लेता है किसी भी आपातकाल की सिचुएशन के दौरान। कि नॉर्मल सिचुएशन में हम लोग अपना प्रशासन चला रहे हैं, परंतु जब मिलिट्री आती है तो वो हमारा पूरा प्रशासन अपने अंडर में ले लेती है और इस दौरान अगर मिलिट्री चाहे तो आपको फांसी की सजा सुना के लटका भी सकती है। इतनी पावर हो जाती है मार्शल लॉ के अंदर। ठीक है, अच्छा, इसको आप राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी के साथ कंफ्यूज मत करना, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल का जो आर्टिकल होता है तो ये आपका रट्टा फैक्ट है। नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल का आर्टिकल क्या है? 352। और जो मार्शल लॉ की यहां पर हम बात कर रहे हैं एक तरीके से, उसे हम आर्टिकल 34 के अंदर जो है बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, और ये हम लोगों ने देख लिया कि नेशनल इमरजेंसी जो होती है वो मार्शल लॉ की तरह किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया में, किसी भी एक विशेष जगह लगाई जा सकती है और इससे संविधान सस्पेंड नहीं होता। यानी कि दोस्तों जब मार्शल लॉ लग जाता है ना पूरे देश में, तो फिर संविधान कुछ नहीं चलता, खत्म कहानी, सब चौपट हो गया, फिर केवल मिलिट्री जो चाहती है वही होता है। लेकिन जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी लगी होती है, तो वो भी बिल्कुल मार्शल लॉ की तरह या तो पूरे देश में या देश के किसी एक इलाके में लग सकती है, परंतु अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है संविधान तब भी काम करता है। परंतु मार्शल लॉ, सैन्य शासन के दौरान संविधान भी क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। दोस्तों क्लियर हो गई बात पक्की तरीके से? ठीक है, अच्छा, अब आर्टिकल 34 हमने पढ़ा, तो आर्टिकल 34 का पहला प्रावधान क्या है? पार्लियामेंट को शक्ति दे दी है कि अगर देश में कहीं भी मतलब, हाँ, अब देखो ये वो तो मैंने आपको बता दिया कि आर्टिकल 34 में पार्लियामेंट को शक्ति दी गई है कि जब भी देश में मार्शल लॉ चल रहा है तो वो उस टाइम पर फंडामेंटल राइट्स को जो है पार्लियामेंट क्या करवा सकती है? रुकवा सकती है। अब यहां पर ये जो लाइन लिखी है दोस्तों, इसका मतलब क्या है? यहां पर अंग्रेजी में एक शब्द यूज हुआ है इंडेमनीफाई। इंडेमनीफाई का मतलब दोस्तों क्या होता है? संरक्षण प्रदान करना। मतलब क्या हो गया कि सरकार जो भी कदम उठा रही है मार्शल लॉ के दौरान, उन सभी कदम को, उन सभी एक्शंस को जो पार्लियामेंट है वो सही ठहरा सकती है, वो ओके ठहरा सकती है। ठीक है, समझना कि जैसे कि अगर मार्शल लॉ के दौरान किसी लोगों को जेल हो गई, तो उन लोगों को जेल बरकरार रहेगी अगर पार्लियामेंट इस एक्शन को ओके कर देती है, अप्रूव कर देती है। तो ये पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों मार्शल लॉ किसी भी देश के लिए बहुत बुरी सिचुएशन है, क्योंकि संविधान वगैरह सब निपट गया। अब नेता लोग जो मर्जी अपनी काम चला रहे हैं और सेना भी अपना जो मर्जी काम चला रही है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद देखिए कि मार्शल लॉ के दौरान अगर सेना किसी को अरेस्ट कर लेती है, किसी की प्रॉपर्टी छीन लेती है, किसी को जबरन पकड़ लेती है, फांसी पर लटका लेती है, तो इन सब मुद्दों को अदालत में चैलेंज नहीं कर पाओगे अगर पार्लियामेंट ने इनको अप्रूव करवा दिया। तो इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, अब मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल के बीच में एक डिफरेंस बता दिया है। जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में लिखा है? आर्टिकल 352। और मार्शल लॉ यानी कि सैन्य शासन तो संविधान में कहीं भी डिस्क्राइब किया ही नहीं गया है, तो इसका तो कोई आर्टिकल वैसे भी नहीं है। ठीक है, अच्छा, इस अब स्कोप की बात करें, जो नेशनल इमरजेंसी है वो पूरे देश में लग सकती है या देश के किसी एक हिस्से में लग सकती है, लेकिन जो मिलिट्री जो मार्शल लॉ होता है इसको जनरली हम देश के किसी एक छोटे हिस्से में ही लगाते हैं। हालांकि यह बात पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि मार्शल लॉ चाहे, सैन्य शासन चाहे तो पूरे देश में भी लागू हो सकता है। तो इनका जो दायरा है ना वो दोनों का सेम ही आप मान के चलो। मौलिक अधिकारों पर क्या असर पड़ता है कि कुछ मौलिक अधिकार ऐसे होते हैं मार्शल लॉ में जिनको जो है क्या कर दिया जाता है? सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन मेरी बात दोस्तों यहां पर सुनना कि मार्शल लॉ के तहत अगर मार्शल लॉ लग गया, मार्शल लॉ में
आपके सारे फंडामेंटल राइट्स भी क्या हो सकते हैं, बंद करवाए जा सकते हैं। लेकिन नेशनल इमरजेंसी के दौरान सुनो, नेशनल इमरजेंसी के दौरान आपके सारे मौलिक अधिकार बंद हो जाते हैं सिवाय आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के। या सुना मेरी बात, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनना। मार्शल लॉ में तो कोई गारंटी नहीं है कौन सा फंडामेंटल राइट चलेगा, कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं चलेगा, इसको लिख लो। मार्शल लॉ में कोई गारंटी नहीं है कि अगर सेना का शासन लग गया तो कोई गारंटी नहीं है कौन सा मौलिक अधिकार चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा। हो सकता है सारे बंद कर दिए जाएं, हो सकता है सारे चल रहे हो। क्लियर हुआ। लेकिन नेशनल इमरजेंसी में क्लियर कट यहां पर बताया हुआ है। अगर देखो, अगर नेशनल इमरजेंसी किसी बाहरी कारण से लगाई गई है, किसी एक्सटर्नल कारण से लगाई गई है, तो सारे फंडामेंटल राइट बंद हो जाएंगे, सारे फंडामेंटल राइट बंद हो जाएंगे। सिर्फ कौन सा चलेगा, सिर्फ 20-21 चलेंगे। सिर्फ कौन से चलेंगे, 20-21। लेकिन अगर राष्ट्रीय आपातकाल किसी आंतरिक कारण की वजह से लगाया है, किसकी वजह से, किसी आंतरिक कारण की वजह से लगाया है ना। हम इसको अब इंटरनल नहीं बोलते, हम इसको आर्म्ड रिबेलियन यानी कि सशस्त्र विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। कि अगर नेशनल इमरजेंसी किसी आंतरिक कारण, किसी सशस्त्र विद्रोह की वजह से लगाई है, तो फिर उस परिस्थिति में 20 और 21 के साथ साथ आर्टिकल 19 भी चलेंगे। क्लियर हुआ। वापस सुन लो, नेशनल इमरजेंसी के दौरान तुम्हारे सारे फंडामेंटल राइट बंद हो जाएंगे सिवाय किसके, 20 और 21। अगर तुम्हारी नेशनल इमरजेंसी किसी बाहरी कारण की वजह से लगी है कि बाहर से कोई समस्या आ रही है देश पर, तो सारे फंडामेंटल राइट बंद हो जाएंगे, सिर्फ कौन से चलेंगे, 20 और 21। लेकिन अगर तुम्हारे देश में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है वो किसी आंतरिक कारण की वजह से लगाया गया है, तो 20 और 21 तो चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ फिर आर्टिकल 19 भी चलेगा। मतलब 20 और 21 तो हर प्रकार के राष्ट्रीय आपातकाल में चलेंगे, और आर्टिकल 19 सिर्फ उसी राष्ट्रीय आपातकाल में, सिर्फ उसी नेशनल इमरजेंसी में चलेगा जिस नेशनल इमरजेंसी को इंटरनल रीजन या फिर कहें कि आर्म्ड रिबेलियन के कारण से, सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक कारण की वजह से अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है, तो फिर उस परिस्थिति में आर्टिकल 20 और 21 के साथ साथ आर्टिकल 19 भी चलता रहेगा मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, सब कुछ आपको बता दिया मैंने। मिलिट्री पूरा प्रशासन संभाल लेती है और मिलिट्री पूरा कंट्रोल ले लेती है यहां पर तो। और यहां पर जो प्रेसिडेंट है वो इमरजेंसी तभी डिक्लेयर करते हैं जब उनको कैबिनेट की सलाह मिलती है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं, और प्रेसिडेंट बाय डिफॉल्ट जो भी करते हैं वो कैबिनेट मंत्रियों की इजाजत के बिना करते ही नहीं है। ठीक है, ऐसे मैं पढ़ाता हूं कि संविधान में लिखा हुआ है कि जहां कहीं भी लिखा है प्रेसिडेंट की मर्जी, तो वहां पर प्रेसिडेंट की मर्जी नहीं है, वहां पर कैबिनेट मंत्रियों की मर्जी है, क्योंकि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से तो कुछ भी काम करते नहीं है। ठीक है, अच्छा, ड्यूरेशन यानी कि अगर कहीं पर मिलिट्री लॉ लग गया, अगर कहीं पर मार्शल लॉ लग गया, सैन्य शासन लग गया, तो क्या इसका कोई फिक्स ड्यूरेशन है? नहीं है। हो सका तो जल्दी भी हट गया, नहीं तो लंबा चल रहा है, कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं है। लेकिन जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है वो एक बार में सिर्फ कितना चलता है, 6 महीने। 6 महीने के बाद वो तब चल सकता है अगर उसको पार्लियामेंट अप्रूव करेगी तभी। यानी कि नेशनल इमरजेंसी एक बार में ज्यादा से ज्यादा कितना चलेगी, 6 महीने। 6 महीने, और 6 महीने के बाद भी अगर चलाना है तो कितना चल तो मतलब तो फिर क्या करना पड़ेगा, पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, और फिर 6 महीने और बढ़ा दिया जाएगा उसको। ठीक है, अच्छा, बस अब हम आ गए दोस्तों अपने आखिरी आर्टिकल पर, आर्टिकल नंबर 35। तो आर्टिकल नंबर 35 दोस्तों क्या कहता है, अब इसको हम देख लेते हैं। आर्टिकल 35 कहता है, आर्टिकल 35 ऐसे कानूनों की बात कर रहा है जिन कानूनों को इसीलिए बनाया जाता है ताकि कुछ फंडामेंटल राइट्स को लागू किया जा सके। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, आर्टिकल 35 कहता है, आर्टिकल 35 ऐसे कानूनों की बात करता है जिन कानूनों को इसीलिए बनाया जाता है ताकि कुछ मौलिक अधिकारों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। वापस लिखो इस स्टेटमेंट को, मैं बोल रहा हूं, आर्टिकल 35 ऐसे कानून की बात करता है
जिन कानून को इसीलिए बनाया गया है ताकि कुछ मौलिक अधिकारों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो आप देखिए आर्टिकल 35 किसको पावर दे रहा है? पार्लियामेंट को। तो दोस्तों आपने आर्टिकल 33 पढ़ा, 34 पढ़ा और 35 पढ़ा। 33, 34, 35 तीनों में जो पावर मिल रही है किसे मिल रही है? पार्लियामेंट को। कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है? पार्लियामेंट कानून बना सकती है, और इन कानून को बनाने का जो उद्देश्य है वो क्या है? वो है मौलिक अधिकारों को लागू करना। तो यहां पर एक पॉजिटिव चीज जो है करवाने के काम किया जा रहा है। ठीक है, राज्य विधायिका यानी कि स्टेट लेवल पर जो लेजिस्लेचर होती है वो ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैंने यहां पर जो है एक एग्जाम्पल जो है बनाया है आपके लिए कि कोई भी ऐसा कानून बना दिया। आपने आर्टिकल 23 पढ़ा था। आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 मानव तस्करी यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और किसी भी तरह के बलात् श्रम यानी कि फोर्स लेबर पर रोक लगाता है। लेकिन यह आर्टिकल 23 तभी ना लागू होगा जब लोग डरेंगे। आर्टिकल 23 ने यह तो कह दिया कि हां भैया तुम्हारा फंडामेंटल राइट है, कोई भी तुमसे जबरन काम नहीं करवाएगा और कोई भी तुम्हारी बेच खरीद नहीं करेगा, मानव तस्करी तुम्हारी नहीं होगी। लेकिन यह फंडामेंटल राइट तो मुझे तब ना मिलेगा जब कोई कानून ऊपर बैठा होगा और उस कानून से लोग डरेंगे और फिर इस काम को बंद करेंगे, और जब लोग डर के मारे इस काम को बंद करेंगे तभी मुझे मौलिक अधिकार मिल पाएगा। तो आप समझिए, इस मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए पार्लियामेंट को एक कानून बनाना पड़ा। उस कानून के डर से लोगों ने यह गलत काम करना बंद किया, तब जाके लोगों को यह फंडामेंटल राइट मिलना शुरू हुआ। था बढ़िया एक्सप्लेनेशन। चलिए उसके बाद आर्टिकल 35 के अंदर वो कुछ प्रावधान बता रहा है। आर्टिकल 35 के अंदर वो कुछ ऐसे प्रावधान बता रहा है, पार्लियामेंट की कुछ ऐसी पावर बता रहा है जहां पर केवल पार्लियामेंट को कानून बनाने की शक्ति दी गई है। मैं आपको बताता हूं, जरा देखिएगा। ठीक है, अब सुन लीजिए, मैं इस टेबल में आपको जितने भी आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा, इन आर्टिकल्स के ऊपर सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है कानून बनाने का। वापस सुन लो, लिख लेना कि ये सिर्फ वो आर्टिकल्स हैं जिनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही कानून बना सकती है। वापस सुनो, ये वो आर्टिकल्स की टेबल है जिनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही कानून बना सकती है। कौन सा? एक है आर्टिकल 16(3). आर्टिकल याद कर लो, मैंने सारे आर्टिकल्स आपको ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं। आर्टिकल 16(3), इस पर केवल पार्लियामेंट कानून बना सकती है। आर्टिकल 32(3), इस पर केवल पार्लियामेंट कानून बना सकती है। आर्टिकल 33, आर्टिकल 34, तो ये हो गया। 32(3) क्यों लिखा हुआ है? 32(3), अच्छा ओके ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया आर्टिकल 32(1) पढ़ाया मैंने आपको, जिसमें मैंने पढ़ाया था कि आप डायरेक्ट कहां जा सकते हो? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। फिर मैंने आपको आर्टिकल 32(2) पढ़ाया, जिसमें क्या लिखा था? जिसमें लिखा था कि जो कोर्ट है वो रिट जारी कर सकती है। अब आर्टिकल 32(3) में ये लोग क्या बोल रहे हैं? आर्टिकल 32(3) में ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा भी जो अन्य कोर्ट बचती हैं उनको रिट जारी करने की पावर दे सकती है पार्लियामेंट। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, लेकिन बस मैं इसको ये कंफर्म कर लूं कि क्या ये चीज आर्टिकल 32(3) में ही लिखी हुई है ना। जस्ट अ सेकेंड, इसको हम ये कंफर्म कर लेते हैं कि क्या ये सच में आर्टिकल 32(3) में लिखी हुई है। आर्टिकल 32, आर्टिकल 32(2) में तो मैंने आपको बिल्कुल ठीक पढ़ाया है कि सुप्रीम कोर्ट जिन रिट को जारी करती है, वो तो मैंने ठीक पढ़ाया बिल्कुल आपको। और जो आर्टिकल 32(3) है ना साहब,
हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन दिया है। आर्टिकल 32(1) में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो अगर तुम्हारे फंडामेंटल राइट किसी ने तोड़ दिए हैं। आर्टिकल 32(2) यहां पर रिट जारी कर सकती है कौन? यहां पर रिट जारी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की पावर आर्टिकल 32(2) में। ऑल ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 32(3) में क्या लिखा है? आर्टिकल 32(3) में पार्लियामेंट की उस पावर के बारे में लिखा है जहां पर पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा किसी दूसरी अदालत को भी रिट जारी करने की पावर दे सकती है। यह मैंने आपको पढ़ाया था, बस मैंने आपको उस टाइम यह नहीं बताया कि पार्लियामेंट को यह जो शक्ति मिली है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा किसी दूसरी अदालत को भी आपने रिट जारी करने की पावर दे दी। तो यह एग्जैक्टली आर्टिकल 32 क्लॉज 3 में लिखा हुआ है। तो 3 प्रावधान है 32 के अंदर, 3 प्रोविजंस, 32(1), 32(2), 32(3). ठीक है, चलो लास्ट में आते आते ये चीज भी जो है दोस्तों हमारी यहां पर क्या हो गई, क्लियर हो गई। तो हम देख लें कि कौन से आर्टिकल्स हैं जिन पर केवल पार्लियामेंट कानून बना सकती है। तो 16(3), 16(3), 32(3), 33 और 34, इनको रट लो, इनको रट लो अच्छे से कि ये वो आर्टिकल्स हैं, ये वो आर्टिकल्स हैं जिन पर सिर्फ पार्लियामेंट ही कानून बना सकती है। प्रीलिम्स में आ जाएगा, एक कोई गलत ऑप्शन वो दे देंगे, उसको पहचानने को कहेंगे या कुछ भी। इनको रट लो साहब, इनको रट लो। वापस बोलो, 16(3), 32(3), 33 और 34। क्लियर हो गया है कि सब में 3-3 तो आ रहा है। 16(3), 32 में शुरू में भी 3 और 32(3) मतलब लास्ट में भी 3, 33 में आगे पीछे दोनों में 3, 34 में आगे 3, मतलब 3 तो होना जरूरी है साहब। ठीक है, तो 16(3), 32(3), 33 और 34। अब नहीं, ये वाला आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, हाँ ये वाला पढ़ने की जरूरत है ना आपको, बहुत ज्यादा जरूरत है ये वाला पढ़ने की। तो जैसे कि इसमें दोस्तों क्या लिखा हुआ है, यहां पर 2 इंपॉर्टेंट जजमेंट लिखे हुए हैं आर्टिकल 35 के संदर्भ में। ठीक है, आर्टिकल 35 के संदर्भ में क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले केशवनंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, इसका ईयर पता होना चाहिए। ठीक है, इस केस में कौन से कॉन्सेप्ट का इजाद हुआ था? इस केस में बेसिक स्ट्रक्चर नाम की कॉन्सेप्ट का इजाद हुआ था। बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूल संरचना। बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूल संरचना क्या होता है? आपके माता पिता ने घर बनाया और आपसे कहा कि बेटा इस घर को अब तू आगे बढ़ा, सुंदर कर दे, लेकिन इस बात का ध्यान रखियो तो तुझे घर को अंदर से जितना भी सुंदर करना है तू कर दे, लेकिन बाहर का नक्शा खराब मत करियो, उसमें हाथ मत लगाइयो, क्योंकि बाहर का जो नक्शा है वो हमारे मकान की एक मूल संरचना है, वो हमारे मकान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। दोस्तों सेम तरह से हमारा जो संविधान है उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको बदला नहीं जा सकता। अगर उनको बदलने की कोशिश की गई तो संविधान की जो मूल संरचना है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो ही पूरा का पूरा तबाह हो जाएगा। जैसे कि आप अदालत से न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू करने की पावर नहीं छीन सकते। भूल गए क्या था न्यायिक समीक्षा? ये वो पावर है अदालतों की जहां पर वो किसी भी कानून की जांच कर सकते हैं कि कहीं वो कानून किसी फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा। तो आप अदालत से उनकी न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार नहीं छीन सकते, या फिर आप फंडामेंटल राइट्स को डिलीट या तोड़ मड़ोड़ नहीं सकते। तो ये दोनों ही किसका हिस्सा हैं? ये दोनों ही बेसिक। अभी बेसिक स्ट्रक्चर जब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा तो उसकी काफी लंबी सूची है। बेसिक स्ट्रक्चर की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट समय दर समय इस डेफिनेशन में कुछ ना कुछ नया जोड़ती रहती है कि भैया ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। मतलब जिस भी चीज को सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल करेगी, पार्लियामेंट उसके अंदर कोई भी प्रकार का अमेंडमेंट, कोई भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती। तो यहां पर इस केस में हमने क्या पाया? इस केस में हमने दोस्तों ये पाया कि पार्लियामेंट आर्टिकल 35 के तहत पार्लियामेंट क्या बना रही है? कानून बना रही है, ताकि वो फंडामेंटल राइट को क्या कर सके? लागू कर सके। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखने को कहा कि आर्टिकल 35 का यूज करके पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून ना बना दे जो संविधान के किसके अगेंस्ट चला जाए? जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट चला जाए, क्योंकि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर कभी भी बदला नहीं जा सकता। इस बात को हमको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर एक और केस है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है, IR कोएल्हो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, 2007 का केस है। इसके लिए भी मैं लिखूंगा रट लो, बहुत ही बहुमूल्य केस है दोस्तों। बेसिकली ये वाला जो केस है ना, इन्होंने बेसिकली क्या कहा? इन्होंने यही कहा, इन्होंने ना बेसिक स्ट्रक्चर की परिभाषा को थोड़ा और वाइड कर दिया था। मैं कभी आगे इस केस पर चर्चा करूंगा। इस केस ने बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया और इस केस ने बेसिक स्ट्रक्चर की परिभाषा को थोड़ा और ज्यादा व्यापक, उसको थोड़ा और ज्यादा चौड़ा यानी कि वाइड कर दिया। ठीक है, अच्छा। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको ये बताया ही था कि आर्टिकल 31 मैंने आपको क्यों नहीं पढ़ाया है, क्योंकि आर्टिकल 31 को डिलीट कर दिया गया था 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के तहत। और इसको कहां डाल दिया गया था? इसको कहां डाल दिया गया था? इसको आर्टिकल 300A में डाल दिया गया था, पार्ट नंबर 12, और इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। लेकिन इन प्लेस ऑफ आर्टिकल 31, आर्टिकल 31 की जगह 3 नए आर्टिकल्स जोड़ दिए गए, आर्टिकल 31A, 31B और 31C। आइए दोस्तों हम इसको अभी जो है पढ़ लेते हैं। इसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए। जैसे कि आर्टिकल 31A में क्या कहा गया है कि हम कुछ कानूनों को बचाना चाह रहे हैं। किससे बचाना चाह रहे हैं? जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा से हम कुछ कानूनों को बचाना चाह रहे हैं। जैसे कि यहां पर लिखा है कि कुछ कानून ऐसे होते हैं जिनको हम चाहते हैं कि उन्हें अदालत में चुनौती ना दी जाए, उन्हें अदालत में चुनौती ना दी जाए, इस बात को कहकर कि ये कानून फंडामेंटल राइट के खिलाफ जा रहे हैं। वापस सुनना, आर्टिकल 31A कहता है कि कुछ कानून ऐसे होते हैं जिनको अदालत में चुनौती ना दी जाए, ये बोलकर कि ये कानून फंडामेंटल राइट को क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं। अब आप कहोगे सर ये कौन से कानून हैं? तो ये जो आपको यहां पर कानून नजर आ रहे हैं ना, यहां पर इस चीज की बात हो रही है कि इन कानूनों को लागू करने के चक्कर में, इन कानूनों को लागू, ये देश की भलाई के, देखो ना, भूमि सुधार कानून है तो ये देश की भलाई के कानून है। तो इन कानूनों को लागू करने के चक्कर में, इन कानूनों को लागू करने के चक्कर में अगर कोई फंडामेंटल राइट इधर उधर हो भी रहा है तो कृपया करके आप इस कानून को अदालत में चुनौती मत दीजिए। अर्थात इन सारे कानून को आप जुडिशियल रिव्यू के दायरे से बाहर रखिए। लेकिन दोस्त ऐसा हो नहीं सकता। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया है कि जुडिशियल रिव्यू करना, न्यायिक समीक्षा करना, यह बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और आप बेसिक स्ट्रक्चर से किसी भी चीज को दूर नहीं रख सकते हो। इतनी बात आप सभी को क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई दोस्तों? जैसे कि मैंने क्या बोला आपसे? मैंने आपसे क्या बोला? वापस सुनना, वापस मेरी बात सुनना। आर्टिकल 31A किसकी बात करता है? ऐसे कानूनों की बात करता है जिनकी वजह से अगर कुछ फंडामेंटल राइट्स टूट भी गए तो भी अदालत में मत जाना, कोर्ट में मत जाना, ऐसे कानून को चुनौती मत देना। तो यहां पर हम कौन से फंडामेंटल राइट्स के टूटने का डर है? हमको आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के टूटने का डर है। लेकिन जो ये आर्टिकल 31A कह रहा है ऐसा हो नहीं सकता। भले ही चाहे तुम आर्टिकल 14 तोड़ो, तुम आर्टिकल 19 तोड़ो, तुम कोई भी फंडामेंटल राइट तोड़ो, लेकिन तुम ये नहीं कह सकते कि कोर्ट में चैलेंज मत करना, जुडिशियल रिव्यू मत करना। वो तो होके रहेगा, तो क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद दोस्तों एक आता है कौन सा, आर्टिकल 31B। आर्टिकल 31B में हमारे संविधान में एक 9वें नंबर की अनुसूची है, 9th नंबर की एक अनुसूची है, यानी कि 9th शेड्यूल। तो ये क्या कह रहा है, ये जिस बात को कह रहा है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जा रहा है। मतलब आर्टिकल 31B क्या कह रहा है, 9th शेड्यूल एंड इम्यूनिटी फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। मतलब क्या कहा गया कि ऐसे कानून जिनको 9th शेड्यूल में डाल दिया गया, अब वो कानूनों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, भले ही वो मौलिक अधिकारों को तोड़ ही क्यों ना दें। तो आप सुनने में ही पूरी बात कैसी लग रही है, सुनने में ही पूरी बात दोस्तों गलत लग रही है। मेरी बात वापस सुनना। जैसे कि इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। ये हमारे पास एक बॉटल है और इस बॉटल का नाम क्या है, इस बॉटल का नाम है नवी अनुसूची, यानी कि 9th शेड्यूल। तो आर्टिकल 31A क्या कहता है, आर्टिकल 31B कहता है कि अगर तुम इस बॉटल में किसी कानून को डालोगे तो इस कानून को जुडिशियल रिव्यू से, इस कानून को न्यायिक समीक्षा से कंप्लीट सुरक्षा मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, कंप्लीट सुरक्षा मिल जाएगी, कंप्लीट सुरक्षा मिल जाएगी। यानी कि अदालत इसकी जांच नहीं कर सकती। मतलब कोर्ट इस कानून की जांच नहीं कर सकती, कोर्ट इस कानून की जांच नहीं कर सकती, भले ही ये कानून फंडामेंटल राइट्स को ही क्यों ना तोड़ रहा हो, फंडामेंटल राइट्स को ही क्यों ना तोड़ रहा हो। तो ये तो बिल्कुल गलत है ना, ये बिल्कुल गलत है। तो मैंने क्या कहा, ये गलत है, ये पूरी बात गलत है, ये पूरी बात गलत है। क्यों? क्योंकि आप किसी भी कानून को जुडिशियल रिव्यू से, न्यायिक समीक्षा से दूर रख ही नहीं सकते हो। कल को तुम ये सोचोगे हम कोई, जैसे कितनी बार ऐसा हुआ, काफी सारी सरकारों ने, आपको पता है कि हमारे देश में SC, ST, OBC और EWS को मिला के टोटल आरक्षण की लिमिट कितनी है, 60%। तो कई बार सरकारों ने कोशिश करी, राज्य सरकारों ने, कि क्यों ना हम अपने स्टेट में 60% से ज्यादा आरक्षण दें। जैसे ही हम 60% से ज्यादा आरक्षण देंगे, सुप्रीम कोर्ट की नजर में आ जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट हमारे इस कानून को क्या कर देगी, रद्द कर देगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने स्टेट में 60% से ज्यादा आरक्षण देते हैं और अपने इस कानून को पार्लियामेंट के माध्यम से 9वीं अनुसूची में डलवा देते हैं। तो जैसे ही हमारा यह कानून 9वीं अनुसूची में चला गया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के दायरे के बाहर हो गया, क्योंकि आर्टिकल 31B कहता है कि कोई भी कानून अगर 9वीं अनुसूची के अंदर गया तो फिर जुडिशियल रिव्यू उसका नहीं हो पाएगा, न्यायिक समीक्षा उसकी नहीं हो पाएगी, अदालत उसकी जांच नहीं कर पाएगी। तो अब आपको चालाकी नहीं चलनी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया है कि जुडिशियल रिव्यू संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है और आप जुडिशियल रिव्यू से बच नहीं सकते। चाहे आप 9वीं अनुसूची में कानून डाल दो, चाहे आप किसी थैले में कानून डाल दो, किसी बक्से में कानून डाल दो, डज नॉट मैटर। जुडिशियल रिव्यू होके रहेगा, न्यायिक समीक्षा होके रहेगी, चाहे कितनी भी ऐसी 9वीं अनुसूची क्यों ना आ जाएं। ठीक है, उसके बाद ये इसका एक पॉज करके पढ़ सकते हो, जो मैंने आपको बताया वही चीज है। ठीक है, 9th शेड्यूल में किसी कानून को डाल दोगे तो ये मत समझना कि जुडिशियल रिव्यू से बच जाओगे, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर है और तुम बेसिक स्ट्रक्चर को तोड़ नहीं सकते हो साहब। ठीक है, अच्छा, मैं ये IR कोएल्हो केस आपको बाद में इसलिए पढ़ाने के लिए कह रहा था, समय आ गया है। IR कोएल्हो केस में मैंने क्या कहा कि इन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर शब्द की परिभाषा को और बढ़ा दिया। और पता इन्होंने क्या कहा, जैसे कि 24 अप्रैल
अप्रैल 1973 को ये केशवानंदा भारती वाला फैसला आया था, ठीक है। और इसी दिन से बेसिक स्ट्रक्चर का नियम जो है लागू हुआ था। तो क्या कहा गया कि जितने भी कानून 9वीं अनुसूची में डाले गए हैं, कब? 24 अप्रैल 1973 के बाद, अब वो सारे कानूनों का जुडिशियल रिव्यू होगा, वो न्यायिक समीक्षा से बच नहीं सकते। समझ में आई बात मेरे? सुनना, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट कब आया है? 24 अप्रैल 1973 को। तो 24 अप्रैल 1973 से पहले जो कानून 9वीं अनुसूची में थे उनको तो हमने साइड कर दिया, उनकी हम जांच वांच नहीं कर रहे, क्योंकि उस जमाने में बेसिक स्ट्रक्चर नाम का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। लेकिन जिस दिन बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया है, अगर इस दिन के बाद तुमने 9वीं अनुसूची में कोई भी कानून घुसाया तो उस हर कानून की जांच होगी, उस हर कानून का जुडिशियल रिव्यू होगा, क्योंकि उस दिन से बेसिक स्ट्रक्चर लागू हो चुका है। अब तुम जुडिशियल रिव्यू से बच नहीं सकते। तो कब से नहीं बच सकते? 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर 9वीं अनुसूची के अंदर कोई भी कानून डाला जाता है तो ये जुडिशियल रिव्यू से बच नहीं सकता, इसका जुडिशियल रिव्यू होके ही रहेगा। समझ में आ गई बात? अब दोस्तों जो लास्ट आर्टिकल है वो कौन सा है? आर्टिकल 31C। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 31C। आर्टिकल 31C क्या कहता है? बड़े सिंपल शब्दों में मैं आपको बताता हूं। यहां पर आपको 2 DPSP रट लेने हैं, 39B और 39C। डीपीएसपी जानते हो ना? डीपीएसपी क्या होता है? ये दोनों क्या हैं? ये दोनों डीपीएसपी हैं। डीपीएसपी कई दफा मैंने आपको बताया है, ये सरकार के कर्तव्य हैं, ये सरकार की ड्यूटीज हैं जो सरकार को करनी चाहिए। किसके प्रति? नागरिकों के प्रति। और अगर किसी कारणवश सरकार अपनी इस ड्यूटी को नहीं भी कर पाती है तो आप इसको कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते, क्योंकि ये कानूनी रूप से बाध्य नहीं होते, ये लीगली एनफोर्सिएबल नहीं होते। इतनी बात समझ में आई? अब सुनो, आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C, इन दोनों आर्टिकल्स में लिखी हुई जो भी जिम्मेदारियां हैं सरकार की, अगर सरकार अपनी इन जिम्मेदारियों को पूरा करने के चक्कर में किसी फंडामेंटल राइट को तोड़ भी देती है तो उसकी इजाजत है। और यहां पर कौन से फंडामेंटल राइट को तोड़ने की बात हो रही है? आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19। वापस सुनो, आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C के अंदर जो डीपीएसपी लिखा हुआ है, जो सरकार की ड्यूटीज लिखी हुई हैं, अगर सरकार अपनी इन ड्यूटीज को पूरा करने के चक्कर में आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 वाले फंडामेंटल राइट को तोड़ भी देती है तो भी ओके है, कोई गलत बात नहीं है, इस बात की इजाजत दी जाए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? अब सुनो, शुरुआत में तो ऐसा था कि यहां पर केवल ये 2 डीपीएसपी नहीं थे। शुरुआत में तो ऐसा था कि हम भैया किसी भी डीपीएसपी को पूरा करने के चक्कर में अगर आर्टिकल 14 और 19 को तोड़ रहे हैं तो तोड़ने दिया जाए। लेकिन बाद में क्या कहा गया? देखो लिखा है ना कि मूल रूप से ओरिजिनली तो पहले सारे डीपीएसपी शामिल थे, लेकिन बाद में फिर केवल आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C, इन दोनों के अंदर जो डीपीएसपी लिखे हैं, इन डीपीएसपी को पूरा करने के चक्कर में अगर आर्टिकल 14 और 19 का फंडामेंटल राइट टूट भी रहा है तो टूटने दो। ऐसा कौन कहता है? ऐसा आर्टिकल 31C कहता है। ठीक है, तो यहां पर जो है शुरू में तो सारे डीपीएसपी थे, लेकिन बाद में मतलब कितनी गलत बात हो गई ना कि डीपीएसपी मतलब सरकार की ड्यूटी, और सरकार क्या कह रही है कि भैया हम अपनी ड्यूटी को पूरा करने के चक्कर में अगर फंडामेंटल राइट तोड़ भी देते हैं तो टूट जाने दो। अच्छा, ऐसा नहीं है। आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C ये ज्यादा कीमती डीपीएसपी हैं, तो इनको पूरा करने के चक्कर में अगर तुमसे 14 और 19 के फंडामेंटल राइट टूट रहे हैं तो तुमको उस बात की इजाजत है। सारे डीपीएसपी को पूरा करने के चक्कर में तुम 14 और 19 तोड़ रहे हो तो फिर वो बात क्या हो जाएगी? फिर वो बात जो है पूरी तरीके से क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हुआ?
अब आप कह रहे हो सर आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C में भला ऐसा आता क्या है कि इनको पूरा करने के चक्कर में फंडामेंटल राइट 14-19 तोड़ने की इजाजत मिल गई है? तो सुनो, आर्टिकल 39B क्या कहता है? आर्टिकल 39B सरकार की उस जिम्मेदारी की बात करता है जहां पर सरकार इस देश में मौजूद जितने भी संसाधन हैं उनका सभी लोगों के बीच में बराबर का बंटवारा करे। तो बड़ी जिम्मेदारी है कि नहीं कि इस देश में जितने भी संसाधन हैं उन सभी का बंटवारा सभी लोगों में बराबर किया जाना चाहिए। यह एक बड़ी जिम्मेदारी है और इस बड़ी जिम्मेदारी को ये मेरे शब्द लिखने हैं आपको रजिस्टर में कि ये बड़ी जिम्मेदारी को पूरा करने के चक्कर में अगर आर्टिकल 14 और 19 के फंडामेंटल राइट टूट भी रहे हैं, टूट जाने दो। ठीक है, आर्टिकल 39C में क्या लिखा है? आर्टिकल 39C में लिखा है कि यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार इस बात का ध्यान दे कि इस देश का सारा पैसा केवल कुछ ही हाथों तक सीमित नहीं होना चाहिए, हर किसी में बंटने का उसको अवसर मिलना चाहिए। तो यह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, नहीं तो अमीर अमीर हो जाएगा, गरीब गरीब हो जाएगा। तो हमें कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकना है, पूंजी का एकीकरण को जो है हमको रोकना है। तो यह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो इन दो जिम्मेदारियों को पूरा करने के चक्कर में अगर आर्टिकल 14 और 19 के फंडामेंटल राइट टूट भी रहे हैं तो टूट जाने दो। लिख ही देता हूं, भरोसा नहीं हो रहा मुझे आप लोगों के ऊपर। आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C के अंदर जो डीपीएसपी को मैं बोल दूं सरकार की ड्यूटी, जो डीपीएसपी जो सरकार की ड्यूटी लिखी है उसको पूरा करने के चक्कर में उसको पूरा करने के चक्कर में अगर फंडामेंटल राइट 14 और 19 टूट रहे हैं तो टूटने दो, टूट रहे हैं तो टूटने दो। लास्ट में दोस्तों एक कंपैरिजन टेबल लगा दी है 31ABC की, तो ये आप ना भी पढ़ो, आपने अलग अलग पढ़ लिया, आप तीनों को आसानी से कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो मैं एक बार रिवाइज करवा दूं। आर्टिकल 31A क्या कहता था? आर्टिकल 31A ऐसे कानूनों की बात करता था कि जिन कानूनों को बनाने के चक्कर में अगर फंडामेंटल राइट 14 और 19 टूट रहे हैं तो आप उनको टूट जाने दो, और ऐसे जो कानून हैं इनको जुडिशियल रिव्यू की दायरे से दूर रखो। तो आपको पता चल गया कि ऐसा तो हम कह ही नहीं सकते कि इन कानूनों को जुडिशियल रिव्यू के दायरे से दूर रखो, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू न्यायिक समीक्षा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। आर्टिकल 31B में क्या कहा कि ऐसा कोई भी कानून जिसे आप 9वीं अनुसूची में डाल दोगे तो वो जुडिशियल रिव्यू से कंप्लीटली सुरक्षित हो जाएगी, उसका न्यायिक समीक्षा नहीं होगा। जबकि इस बात को खारिज कर दिया गया और IR कोएल्हो केस में साफ कह दिया गया कि 24 अप्रैल 1973 को केशवानंदा भारती केस का फैसला आया, बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट इस देश के सामने आया। तो 24 अप्रैल 1973 के बाद से अगर तुम 9वीं अनुसूची के अंदर कोई भी कानून डालोगे तो फिर उसका जुडिशियल रिव्यू होके रहेगा, उसकी न्यायिक समीक्षा होके ही रहेगी। और आर्टिकल 31C तो जस्ट मैंने आपको भी लिख के बता दिया, तो उसको बार बार रिपीट करने से क्या फायदा। तो दोस्तों इसके साथ होता है आपका फंडामेंटल राइट पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से और पूरी शिद्दत से एकदम टॉप लेवल का समाप्त। तो इजाजत दीजिए, अब अगले लेक्चर में मैं आपसे मिलूंगा तो पूरे फंडामेंटल राइट के आपको एक से एक MCQ करवाऊंगा, ताकि जितना भी ज्ञान आपने हासिल किया है उसको सही तरह से लागू करना आप सीख जाएं। जय हिंद।